बायोलॉजी डिस्कशन करते हुए घटना चक्र के 2026 वाले एडिशन में हम आ गए हैं सबसे लास्ट टॉपिक मिसलेनियस। इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर होता है, कुछ साइकोलॉजी के पार्ट होते हैं, कुछ रीजनिंग के भी पार्ट होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल वगैरह से रिलेटेड भी जो है अलग अलग स्टेट पीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम बायोलॉजी के अंदर है तो इसको हम इसमें अपने डिस्कशन में कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए। तो हम एमसीक्यूज के माध्यम से इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, इन द ईयर 2024 नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी मेडिसिन में जो है किसको दिया गया, अवार्ड किया गया विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो माइक्रो आरएनए डिस्कवरी करने के कारण जो है विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे रुकवुन को जो है दिया गया नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी 2024 के लिए। नेक्स्ट है आयुष इज एन एक्रोनिम फॉर द। तो आयुष जो है किसका फुल फॉर्म है, तो आयुष आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, फिर यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हो गया आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसमें जो है एलोपैथी नहीं है, एलोपैथी जो भी आ गया जहाँ पे एलोपैथी वो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड रिबन एक्सप्रेस, ये जो है एक विजुअल और मूविंग मीडियम्स होता है किसके लिए, तो एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाता है। तो रेड एड्स अवेयरनेस अबाउट द एड्स। रेड रिबन एक्सप्रेस एक विजुअल और मूविंग मीडियम होता है जो कि क्रिएट करता है, इंक्रीज करता है अवेयरनेस अबाउट द मीन्स ऑफ द ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड परसेप्शन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द एचआईवी और एड्स से रिलेटेड। चौथा है संरक्षा, ये क्या चीज़ है, तो संरक्षा जो है एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है, बेंगलुरु में इससे एसोसिएटेड है। ये जो है एड्स प्रोग्राम संरक्षा जो है बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था एज एन एचआईवी काउंसलिंग सर्विस 1993 में। अभी आज की डेट में जो है ऑफर अ कंटिन्यूम ऑफ द सर्विस दैट रेंज फ्रॉम द एचआईवी टेस्टिंग टू द हॉस्पिटल केयर वगैरह से संबंध। नेक्स्ट है आवाहन, द इंडियन सेगमेंट ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इज इंगेज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ। तो आवाहन जो है बिल एंड मेलिंडा जो एनजीओ एक तरीके से गेट्स फाउंडेशन, इससे एसोसिएटेड है एचआईवी एड्स के रिलेटेड। नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या डील करता है, तो एड्स से रिलेटेड। तो नाको का फुल फॉर्म भी क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एचआईवी एड्स इन इंडिया। फिर मिशन इंद्रधनुष ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यह क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो ये इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट द 7 वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज जो है उससे एसोसिएटेड। मिशन इंद्रधनुष को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2014 में 25 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन आर फुल्ली इम्यूनाइज अगेंस्ट द 7 वैक्सीनेबल, जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल डिजीज होता है उसको जो है इम्यूनाइजेशन करना है बच्चे को और बच्चे की माँ। इस इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत जो है 7 कलर ऑफ द रेनबो टारगेट्स टू इम्यूनाइज द ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द 7 वैक्सीनेबल जो प्रिवेंटेबल डिजीज होता है। इसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मीसल्स बीमारियां जो है शामिल हैं। तो ये 7 बीमारियां आपको रेनबो कलर के रूप में भी याद कर लेना है। क्या क्या है, मीसल्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, पर्टूसिस और डिप्थीरिया। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था बाई कनेक्शन। इसका किस्सा है तो इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन से एसोसिएटेड है। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन ये किससे एसोसिएटेड है, तो वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन। फिर जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर द अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। तो अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी से संबंधित अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें जो है इस स्टेटमेंट में सही हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफेलिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। इट रन्स अ कैंपेन फॉर द डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट प्रोवाइड फॉर द पीरियडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रंस एंड द एडोलसेंट्स। It addressed non-nutritional cause of the anemia in the endemic pocket with the special focus on the malaria, hemoglobinopathies and the fluorosis। समझा जाए तो अनीमिया से मुक्त भारत करना है तो इसमें कैल्शियम का कोई रोल नहीं। कैल्शियम क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन होगा या फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड के टेबलेट को जो है अनीमिया मुक्त करने के लिए दिया जाता है। तो पहला हमारा गलत हो गया। बाकी जो ऑप्शन है अगर इसको समझा जाए तो आंसर क्या दिया हुआ है हमारा, ओनली मतलब 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तीनों जो है 2, 3 और 4 ये सही हो गया कि ये जो है अनीमिया मुक्त अभियान जो है ये कैंपेन है फॉर डिले कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। फिर ये प्रोवाइड करता है डी वार्मिंग टू द चिल्ड्रन एंड द एडल्सन। डी वार्मिंग इन द सेंस जो है एल्बेंडाजोल एक मेडिसिन होती है, इसको स्कूलों में एडल्सन बच्चों को जो है दिया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट।
फिर साथ साथ जो है ये एड्रेस करता है नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ द अनीमिया, जिसके अंतर्गत जो है जो एंडेमिक पॉकेट्स हैं विद स्पेशल फोकस ऑन द मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज और फ्लोरोसिस वाले जो पॉकेट्स हैं उस पर स्पेशल फोकस किया जाता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वगैरह में ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है बाय विच ईयर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फिक्स द टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया फ्रॉम द इंडिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसको मतलब इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए कब का टारगेट रखा गया है, तो 2047 तक जो है इसको एलिमिनेट कर देना है इंडिया में, ऐसा टारगेट रखा गया है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2023 को शहडोल में, मध्य प्रदेश में। The mission was focused on the addressing the significant health challenges posed by the sickle cell disease, particularly among the tribal population of the country। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है भारत के किसी बेल्ट में, इवन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इवन आंध्र प्रदेश वगैरह के ट्राइबल बेल्ट वगैरह में इस सिकल सेल एनीमिया, झारखंड वगैरह के भी ट्राइबल बेल्ट में ये जो है प्रोमिनेंट है। ये एक तरीके से क्रॉनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है इसके अंतर्गत, इसके चलते बीमारी होती है, जिसके चलते जो है हमारा जो बॉडी के अंतर्गत जो है डिबिलेटिंग सिंथेटिक सिंड्रोम, जिसमें क्रॉनिक एनीमिया, एक्यूट पेनफुल एपिसोड्स, ऑर्गन इन्फार्केशन एंड क्रॉनिक ऑर्गन डैमेज होता है बाय अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इसका एम ये है कि सिकल सेल एनीमिया को जेनेटिक ट्रांसमिशन के माध्यम से इसको एलिमिनेट कर देना है बाय द ईयर ऑफ द 2047, शोइंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द इराडिकेशन ऑफ दिस डिजीज़। क्योंकि जो है अगर टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक ट्रांसमिशन, जीन म्यूटेशन, इसके थ्रू इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोग्राम चालू किया गया था कुछ हेल्थ कंसर्न से, और किस साल इसको लॉन्च किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस, तो इसको जो है, और ये पहला ये हुआ। फिर दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में स्टार्ट किया गया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसी के थ्रू जो है मिड डे मील भी स्टार्ट किया गया था 1995 के आसपास। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम तो 1975 से है। बाकी देखा जाए नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, तो इसको जो है 1983 में स्टार्ट किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सी आंसर हो जाता है हमारा। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये 1976 का प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया था। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आधार पर जो है कौन सा चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें HIV टेस्ट जो है इंक्लूड नहीं था। बाकी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, रेजिस्ट्रेशन ऑफ द डेथ वगैरह जो है इसमें इंक्लूडेड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो जैसे क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम जो है मेन पार्ट होता है क्लोरोफिल का, ये सही है। हीमोग्लोबिन में मेन पार्ट होता है आयरन, ये भी सही है। टेबल साल्ट के अंदर जो है सोडियम एज ए मेन कंपोनेंट होता है। वॉशिंग जो सोडा होता है उसके अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम जैसे बोलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं उसके आधार पे जो है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये हमारा गलत आंसर, बाकी सही। फिर इसमें जो है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, सोरिंग ऑफ द मिल्क, कंपाउंड प्रेजेंट इन द बोन्स, तो जैसे हमने जो मतलब डिस्कशन किया था कि मतलब एसिड्स वगैरह के संबंध में, तो एसिड प्रेजेंटेड इन द गैस्ट्रिक जूस, तो लैक्टिक एसिड किससे संबंधित है, तो मिल्क का जो सोरिंग होता है उसके से संबंधित हमारा एसिड, ये लैक्टिक एसिड हो जाता है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, एसिडिक, फिर है कि एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, तो एसिटिक एसिड, और कंपाउंड प्रेजेंट इन द बोन, तो हमारा बोन जो है कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनता है। तो उसके आधार पर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बी। एसिटिक एसिड जो है एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर में प्रेजेंट होता है। मिल्क का खट्टापन लैक्टिक एसिड से एसोसिएटेड है। बोन के अंदर जो है कैल्शियम और फास्फेट पाए जाते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में जो प्रेजेंट होता है एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। When milk is converted into the curd, the sour taste is due to, तो क्या किस लिए होता है, लैक्टिक एसिड से होता है। फिर इसमें जो है मैच करना है कंपाउंड प्रेजेंटेड इन द बोन, तो अभी हमने समझा कि कैल्शियम और फास्फेट होता है। एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर, तो एसिडिक एसिड होता है। सोरिंग ऑफ द मिल्क, तो लैक्टिक एसिड से संबंधित है। और फ्रूट का पकना जो है, रिपेनिंग ऑफ द फूड इज एथिलीन से एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन कैंसर, नॉइज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, तो ओजोन होल किससे संबंधित है, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से रिलेटेड है, जो कि मतलब जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को जो ये रोकता है। लेकिन होल कहाँ से किस लिए होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को डिप्लीशन करता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नॉइज़ पॉल्यूशन को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। स्किन कैंसर के लिए जो है अल्ट्रावायलेट जो है यूवी, खास करके सी जो रेडिएशन होता है, यूवी जो सी होता है वो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल रेडिएशन है। यूवी के अंतर्गत ए बी सी होता है, सी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसको कम्प्लीटली जो है ओजोन के द्वारा जो है ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए बायोडिग्रेडेबल, तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? तो प्लास्टिक कप ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। फिर जो है ग्लास, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। एल्युमिनियम फॉइल, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो कम्प्लीटली जो है वुल जो है बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो अगर इन्वायरमेंट में ओपनली छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे जो है वो अपने आप वेस्ट जो है डिकम्पोज हो जाता है। ये जो है अपने आप डिकम्पोज होने वाले वेस्ट नहीं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ, तो ये किसके हेल्प से? बैक्टीरिया के हेल्प से जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को जो है यूजफुल कंटेंट में क्रिएट किया जा सकता है। अगर देखा जाए इसको तो इससे जो है बहुत सारे पेस्ट, मतलब जो है पेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाए जाते हैं। ह्यूमस का भी डेवलपमेंट इसी के थ्रू होता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। तो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पेस्ट पोल्यूटेंट नहीं होते हैं। बाकी पेपर, फूड, वुड ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर इसमें जो है मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, लेक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ईस्ट और एस्परजिलस। तो इसको अगर मेंटेन करना है तो लैक्टोबैसिलस एसिड जो होता है वो दही बनाने के लिए, कर्ड बनाने के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे जो है दाल वगैरह जो पल्सेस वगैरह है उसमें पाया जाता है। ईस्ट जो है वो एल्कोहल के प्रोडक्शन में, ईस्ट का फर्मेंटेशन करके जो है एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। और एस्परजिलियस जो होता है ये एक साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। लास्ट में ये आंसर है, तो यही। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्टली और वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री, तो कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्री में वाइडली यूज किया जाता है? तो बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गाई और फंगी जो है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑल थ्री वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री। अगर आज देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कर्ड, चीज, बटर, विनेगर और वेरियस एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने में जो है बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। डाईएटम्स जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एल्गाई है, तो डाईएटोमेसियस सॉइल कंसिस्ट ऑफ द फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ द डाईएटम्स टाइप ऑफ हार्ड सेल्स एल्गाई। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द शुगर कैन मिल्स और बैक्टीरिया फिलर्स के रूप में फिल्टर्स। फंगस जो कि ईस्ट है, इसका यूज है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बियर, वाइन एंड ब्रेड्स वगैरह। बिसाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसिड, जैसे कि साइट्रिक एसिड, गैलिक एसिड, इसको भी ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ फंगस से बनाया जाता है, साइट्रिक एसिड और गैलिक एसिड। अ ग्रुप ऑफ आर्क बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो मेथेन को बनाने में जो है बहुत सारे आर्क बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। मेथेन वहाँ पे बनता है जहाँ एनारोबिक रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर जो है मेथेन का प्रोडक्शन होता है। समझा जाएगा एक्सप्लेनेशन इसको। तो मेथनोजेन जो है ग्रुप ऑफ आर्क बैक्टीरिया होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है मेथेन गैस को प्रोड्यूस करता है एज ए मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट इन द हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक कंडीशन में जो है जहाँ पे वाटर का कंटेंट जो है वो कम होता है, तो वहाँ पर जो है इसको क्रिएट किया जाता है। दे आर प्रोकैरियोटिक्स एंड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द आर्किया। तो हाइपोक्सिया कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो होती है। जब मैंने एनारोबिक बताया था, तो एनारोबिक नहीं, कुछ तो ऑक्सीजन होगा लेकिन ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, और वैसे कंडीशन में जो है जो डिकम्पोजिशन वगैरह होता है थ्रू द आर्क बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में, तो मेथेन गैस वहाँ से रिलीज। इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ द टोडी, तो टोडी के फर्मेंटेशन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? तो सैक्रोमाइसिस जो है, सैक्रोमाइस जो है एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ द टोडी। तो सैक्रोमाइस इज ए जीनस ऑफ द फंगी, ये फंगी होता है जिसके अंदर जो है मेनी स्पीसीज ऑफ द ईस्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं। इट इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ द टोडी। टोडी क्या होता है? एक टाइप ऑफ रॉ एल्कोहलिक बेवरेज विच ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए कौन से ईस्ट का कॉमर्शियल यूज किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियास जो है इसका यूज किया जाता है। माइक्रोब कॉमनली यूज्ड फॉर द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन द वाइन इंडस्ट्री इज, तो ये क्या है? ईस्ट का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज किया जाता है फॉर द वाइन प्रोडक्शन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। ईस्ट जो है हैविंग टू मेन यूज इन द फूड प्रोडक्शन, तो ईस्ट का फूड प्रोडक्शन में दो काम होता है, एक बेकिंग और दूसरा जो है एल्कोहलिक बेवरेज बनाना है। बेकिंग के थ्रू जो ब्रेड वगैरह जो बनाए जाते हैं वो बेकिंग करके ईस्ट के यूज करके जो है फर्मेंटेशन के माध्यम से बनाया जाता है। और वाइन का जो है, द वाइन इज फाउंड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर इन द ग्रेप जूस विथ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट। और ईस्ट जो है कॉमनली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वाइन इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द इन्वायरमेंट विद द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर।
कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं एनवायरनमेंट में, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर, जो वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर के पॉइंट पे डेवलप होता है। सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द इन्वायरमेंट विथ द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ये भी सही है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विद द pH वैल्यू बिलो 3। तो सम करके ये जो पूछा हुआ है, तो इसके आधार पर जो है कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि तीनों का तीनों जो है आंसर हमारा। नेक्स्ट है बायो मैग्निफिकेशन, इसका क्या मीनिंग होता है? तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कोई इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे मतलब केमिकल्स वगैरह होते हैं कि एक स्पीसीज़ उसको जो है खाता है, फिर फूड चेन के माध्यम से दूसरा स्पीसीज़ उसको कंज्यूम करता है, तीसरा स्पीसीज़ उसको कंज्यूम करता है। तो ये बायो एक्यूमुलेशन होते हुए कंसंट्रेशन लेवल अगर देखा जाए तो जो दूसरा स्पीसीज़ खाया है उसमें इसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, फिर इसको जो तीसरा स्पीसीज़ अगर कंज्यूम किया है तो उसमें जो है इसका कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इसमें हम क्लियरली इसको डिफाइन करेंगे। इसका आंसर है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो जो ऊपर के ट्रॉफिक लेवल होते हैं, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो जो ये बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है पेस्टिसाइड कंटेंट जो है कंसंट्रेशन वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हर्बिसाइड्स कैन डिस्ट्रॉय weeds without the harming useful plants. Herbicides are absorbed in the different rates by the weeds and the crop plants. तो सही है कि herbicides का जो है यूज किया जाता है वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि हार्मफुल होते हैं, जो नेटिव प्लांट्स होते हैं, जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं, उनको वीड्स जो है नुकसान करते हैं, तो इनसे को ट्रीट करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। हर्बिसाइड्स जो है वो डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करते हैं। जो मेन क्रॉप होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है और वीड्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जनरली जो है ओरोबेंच वीड इज फाउंड इन द, तो ओरोबैंक जो है वीड ये कहाँ पे पाया जाता है? तो टोबैको फील्ड में पाया जाता है। ओरोबैंक वीड टोबैको से एसोसिएटेड है। द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट डीपा एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो 1914 में ये पास किया गया था, ऐसा आंसर दिया हुआ है। 2023 के क्वेश्चन में पूछा था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914। एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए इसका तो द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 में, जिसका नाम था हिंदी में नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम 1914, इसको 1914 में पास किया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पेस्ट एंड डिजीज हार्मफुल टू द क्रॉप्स इन इंडिया एंड टू प्रिवेंट देयर इंटर स्टेट स्प्रेड्स। तो ये आज़ादी से पहले का एक एक्ट था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल फ्लोरा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द, तो लोकल फ्लोरा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा हमको? तो हर्बेरियम से मिलता है। हर्बेरियम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट्स स्टोर्ड, ये एक कैटलॉग होता है एंड अरेंज सिस्टमेटिकली फॉर द स्टडी बाय द प्रोफेशनल्स एंड अमेच्योर्स फ्रॉम द मेनी वॉक्स ऑफ द लाइफ। A collection like this is a vital reference when you need to identify the plants and also serves as to fix forever the identity of the thousands of the plants. फिर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसका जो है फाउंडेशन डे होता है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 16 जुलाई 1929 को, तो उसी के आधार पर 16 जुलाई को ICAR डे सेलिब्रेट किया। फिर इसमें जो है डे कंसिडर द फॉलोइंग्स डे अरेंज देम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो कब किसको इस्टेब्लिश किया गया था, किसको लॉन्च किया गया था, उसके आधार पे क्रोनोलॉजिकली जो है इस्टेब्लिश करना है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एथलीट डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और नेशनल मैरीटाइम डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल पहले हो गया। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। तो इसके आधार पे जो है आंसर हो जा रहा है हमारा बी मतलब जो है सबसे पहले हमारा आ गया 5 अप्रैल वाला नेशनल मैरीटाइम डे, उसके बाद आ गया वर्ल्ड हेल्थ डे और उसके बाद आ गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे एंड द वर्ल्ड रेड क्रॉस। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो है मैच द फॉलोइंग करना है, तो कौन सा डे कौन से सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 जून जो होता है वो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर 5 सितंबर को जो है वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, ये स्कूल में हम जानते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। और फूड डे जो है 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है। फिर जो है इसमें जो है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ये एब्सोल्युटली सही है। वर्ल्ड अर्थ डे इसको 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी सही है। होम्योपैथिक डे जो है इसमें आंसर दिया हुआ है कि ये 12 मार्च को नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे तो 21 जून को मनाया जाता है, ये सही भी है। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो है वो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है करेक्टली मैच करना है। तो जैसे हमने अभी देखा कि वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 1 को। और अगर देखा जाए बाकी नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड टीबी डे है, एंटी लेप्रोसी डे है। 16 सितंबर को जो है वो ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए
तो आंसर क्या दिया हुआ है, पहले चौथा है इंटरनेशनल ओजोन डे, तो वो हमारा जो है 16 सितंबर होता है। तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स डे 1 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी लेप्रोसी डे जो है लास्ट संडे ऑफ द जनवरी 31 जनवरी 1999 को संडे था, तो 31 जनवरी उसमें आंसर हो जाएगा। एंटी इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इन जुलाई 2004 वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेशन ऑफ HIV एड्स इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड, तो कहाँ पे, बैंकॉक में किया गया था HIV एड्स से रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट था। फिर 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए वर्ल्ड्स एड्स डे। वर्ल्ड्स एड्स डे जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसमें जो है वर्ल्ड अल्जाइमर डे, वर्ल्ड टीबी डे, लेप्रोसी डे और वर्ल्ड्स एड्स डे, तो इसको क्रोनोलॉजिकली जो है सीक्वेंस वाइज डालना है। तो सबसे पहले जो है एड्स डे जो आता है वो दिसंबर में आता है, 1 दिसंबर को। एंटी लेप्रोसी डे हमने अभी समझा था कि लास्ट संडे ऑफ द जनवरी को आता है, तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा हमारा। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, और अल्जाइमर डे जो होता है वो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आंसर हो जाएगा D 321। फिर जो है इसमें जो है कौन सा नॉट करेक्टली मैच पूछा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड कैंसर डे, तो इसमें बी और सी दोनों जो है करेक्टली मैच नहीं है। इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को हर साल, और वर्ल्ड लेप्रोसी डे इसका जो है डेट फिक्स नहीं होता है, ये लास्ट संडे जनवरी मंथ का जो आता है वो हर साल, तो उसके हिसाब से बी और सी दोनों जो है इनकरेक्ट हो जाता है। विच डे इज़ नोन एज द डायबिटीज़ डे, तो डायबिटीज़ डे के रूप में जो है 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक अच्छा याद करने का भी ट्रिक्स है। 14 नवंबर को जो है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो उसी के आधार पर हम इसको भी याद कर सकते हैं कि डायबिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर जो है वर्ल्ड माइनॉरिटी डे, वर्ल्ड एड्स डे, ये तो हमको पता है कि वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एनिमल डे और फूड डे को भी हमने अभी डिस्कशन किया था, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है फूड डे। और उसके बाद अगर देखा जाए एनिमल डे और माइनॉरिटीज़ राइट डे, तो इसके अकॉर्डिंगली माइनॉरिटी राइट डे जो है दिसंबर 18 को सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स डे दिसंबर 1, वर्ल्ड एनिमल डे अक्टूबर 4 और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें फिर से जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है मैच करना है। तो बर्ड्स दैट नेवर मेक इट्स नेस्ट, तो कौन सा जो है बर्ड अपना नेस्ट नहीं बनाता है। एनिमल दैट सिक्स ऑफ इट्स टेल, अपने टेल को सिक्स करते मतलब जो है हिलाते रहता है। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, तो लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर कौन सा है, ये होता है ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ब्लू व्हेल होता है। मोस्ट इंटेलिजेंट एलिमेंट कौन होता है चिंपैंजी होता है। फिर जो है एनिमल दैट सेक्स ऑफ इट्स टेल, तो लिजार्ड जो होता है आप देखेंगे घरों पर भी हमेशा अपने जो है पूंछ को सेक करता रहता है, हिलाते रहता है। फिर इसके बाद जो बर्ड्स दैट नेवर मेक इट्स नेस्ट तो होता है कुकूज जो होते हैं वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाते हैं, दूसरे के नेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस द स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन पर्पज बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया, तो किसने जो है वल्चर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है स्टेट में कमेटी बनाई है, तो तमिलनाडु ने। इन अक्टूबर 2022 गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है उसने लॉन्च किया एक स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन। 2020 से 2025 का ये मतलब टाइम फ्रेम था इस कंजर्वेशन। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जियांट टोर्टोइज, one of the largest tortoise species in the mainland Asia, were recently released into which of the national park of the India, तो किस नेशनल पार्क में जो है 10 कैप्टिव ब्रीडेड एंशियन जियांट टोर्टोइज को रिलीज किया गया है, तो नटांकी नेशनल पार्क में जो है रिलीज किया गया है। तो ये जो मतलब जियांट टोर्टोइज है वन ऑफ द लार्जेस्ट टोर्टोइज में पाए जाते हैं मेनलैंड एशिया में, उनको रिलीज किया गया 22 दिसंबर 2022 में एक प्रोटेक्टेड एरिया नटांकी नेशनल पार्क जो कि नागालैंड में स्थित है। तो पहली बात तो ये जीके के हिसाब से देखा जाए तो नटांकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो नागालैंड में स्थित है, और वहाँ पर जो है एशियन ब्रीड के जियांट टोर्टोइज को कैप्टिविटी में जो है रिलीज किया गया। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स इन इंडिया, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, इसमें से कौन से जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये 2003 का क्वेश्चन है, ये मतलब जो है वेरिएबल है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अगर देखा जाए रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की, तो क्रोकोडाइल स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं उसके अंदर जो घड़ियाल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जबकि इंडियन एलिफेंट जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। अबाउट होम इज सेड इंडियाज लार्ज वाइल्ड कैट्स विच बिकम एक्सटिंक्ट इंडिया, तो लार्ज वाइल्ड कैट्स जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट कौन से हो गए, तो चीता जो है वो 1992 का क्वेश्चन था, वो एक्सटिंक्ट हो गया। अभी इसको जो है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, कुनो जो नेशनल पार्क है वहाँ पर मध्य प्रदेश के, तो इसको एक्सटिंक्ट कर दिया गया है। अभी जो है नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से दोबारा जो है इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अगर जब ये क्वेश्चन पूछा था तो अगर वाइल्ड रूप में देखा जाए तो ये एक्सटिंक्ट है चीता।
फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मास एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ। तो ये जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है 2018 का। तो इसमें जो है इसका आंसर है मैन काइंड्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये जो है 6th मास एक्सटेंशन से रिलेटेड जो है ये टर्म्स है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच। इसमें कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो देखा जाए तो जीन स्प्लाइसिंग एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। हमने भी देखा था कि रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, ये सही है। A diagnostic test to detect the presence or the absence of the genetic disorder in the unborn child, तो इसको जो है एमिनोसेंटेसिस दिया हुआ है, ये भी सही है। A process by which living organism break down complex matter into the simpler constituents, तो इसको बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं, इसको ये भी एब्सोल्युटली सही है। फिर एन इनबिल्ट टाइम कीपिंग द सिस्टम इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम बोलेंगे बायोमास, ये गलत है। इनबिल्ट टाइम कीपिंग जो है द सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन बायोमास नहीं होता है। अगर समझा जाए तो बायोमास क्या होता है, एक बायोलॉजिकली मटेरियल डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल होता है उसको हम बायोमास बोलते हैं। इसे रिफर किया जा सकता है, इट रिफर्स टू द प्लांट्स और द प्लांट बेस्ड मटेरियल विच आर स्पेसिफिकली कॉल्ड द लिग्नोसेल्यूलोस बायोमास। As an energy source, biomass can either be used directly or via combustion to produce heat or indirectly after converting it in the various biofuels. Conversion जो होता है बायोफ्यूल्स का टू द बायोमास का बायोफ्यूल में कैन बी अचीव्ड बाय द डिफरेंट मेथड विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द थर्मल, केमिकल और बायोकेमिकल्स मेथड। डिजीज ऑफ द इनर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोस्ड थ्रू द, तो इनर पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो उसको डायग्नोस करते हैं इंडोस्कोपिक के थ्रू। इंडोस्कोप जो है ट्रीटमेंट, इसमें जो है इन्हें एक तरीके का नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है पर्सन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। इसमें यूजिंग एन एंडोस्कोप अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ अ लाइट एंड द कैमरा अटैच किया जाता है टू डॉक्टर कैन व्यू अ पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑन द टीवी मॉनिटर। तो एक कैमरा लाइट वगैरह अटैच किया जाता है और उसके थ्रू जो है डॉक्टर इस टीवी स्क्रीन पे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को मॉनिटर करता है। इंडोस्कोप क्या होता है, एक अगर आंसर देखा जाए तो एक तरीके का जो है मेडिकल डिवाइस है जिसके अंतर्गत लॉन्ग थिन और फ्लेक्सिबल पाइप टाइप का होता है, ट्यूब टाइप का होता है, विच है लाइट सोर्स भी होता है और कैमरा भी होता है जिससे कि वीडियो कैमरा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका इमेज इनसाइड द ह्यूमन जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उसकी बॉडी का जो है इमेज फॉर्मेशन होता है स्क्रीन पे और जो है डॉक्टर उसके चलते जो है डायग्नोसिस करता है। ये जो है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कैटेगराइज ऑफ द इंडोस्कोप अ टाइप ऑफ कैमरा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड बाय द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन वगैरह बोलते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग टाइप इज यूज्ड बाय द सीटी एम्प्लॉयड फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो सीटी स्कैन में जो है एक्सरे का यूज किया जाता है। एक एक्सरे है कोई और अगर सीटी स्कैन किया जा रहा है तो वो 100 टाइम्स मोर एक्सरे का यूज करके जो है सीटी स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट है बेरियम इज सुटेबल फॉर्म इज एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट्स बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्टोमक। तो बेरियम का जो है सूटेबल जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, दिया जाता है एक पेशेंट्स को एक्सरे के एग्जामिनेशन से पहले स्टोमक में। क्यों ऐसा किया जाता है, तो बेरियम इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द एक्सरे, दिस हेल्प्स द स्टोमक टू अपीयर क्लियरली इन द कॉन्ट्रास्ट विद द अदर रीजन इन द पिक्चर। तो स्टोमक में बेरियम को देने की वजह से क्या होता है कि बेरियम एक्सरे को बहुत क्लियरली एब्जॉर्ब करता है जिससे स्टोमक का जो पिक्चर वगैरह है वो क्लियर बनता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा। फिर जो है मैच द लिस्ट 1 विद द 2 सिलेक्ट करना है। तो EEG, ECG, EOG, EMG ये किस बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड है। तो समझा जाए EEG जो होता है ये इंसेफेलोग्राफी होता है जो कि ब्रेन के मतलब सिग्नल्स को मेजर करता है। फिर ECG जो है ये कार्डियोग्राफी होता है जो कि हार्ट से एसोसिएटेड है, हार्ट के लेवल को मेजर करता है। EOG ओक्यूलोग्राफी जो होता है एक तरीके से आइज़ की जो रेटिना वगैरह जो है उसकी विजिबिलिटी वगैरह चेक की जाती है। EMG जो है माइकोलॉजी होता है, वो मसल्स के मूवमेंट वगैरह को स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाता है B। EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जो होता है ये ब्रेन से रिलेटेड है, प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन्स आर रिकॉर्डेड। फिर ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें जो है हार्ट्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर EOG इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, जिसमें ये टेक्निक है फॉर मेजरिंग ऑफ द रेस्टिंग पावर ऑफ द रेटिना के जो है मेजरिंग रेस्टिंग पावर को मेजर करता है। फिर जो है EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है ये तरीके से वेन्स मसल्स को चेक किया जाता है।
ब्रेन डिजीज आर डायग्नोस्ड बाई द, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के थ्रू जो है मेजर किया जाता है। ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ईईजी इज डन टू रिकॉर्ड द वर्किंग ऑफ द ब्रेन। फिर ऑडियोग्राम, ईसीजी, ईईजी, मेमोग्राम। तो अब इसको मैच करना है, तो ईसीजी हमारा जो है कार्डियोग्राफ से हुआ, हार्ट कार्डियोग्राफ मतलब हार्ट से रिलेटेड हो गया। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो हुआ वो ब्रेन से रिलेटेड हो गया। ऑडियोग्राम अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है ईयर से संबंधित होगा, ऑडियो आ गया तो। और मेमोग्राम जो है वो ब्रेस्ट से रिलेटेड है, तो आंसर क्या दिया हुआ है डी। फिर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जिसको बोलते हैं, इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ, तो किस फेनोमेना पे बेस्ड है ये, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के फेनोमेना पे ये बेस्ड होता है। एमआरआई इज डायग्नोस्टिक टूल विच मीन्स द, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। टू डायग्नोस द मेडिकल कंडीशन एमआरआई टेक्निक इज यूज्ड विच इज नॉट यूज्ड इन द एमआरआई, तो एमआरआई में एक्सरे का यूज नहीं किया जाता है, एक पहला चीज़। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, ई दिया हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है इसमें मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज किया जाता है रेडियोलॉजी के अंतर्गत, इन विच द फॉर्म ऑफ पिक्चर ऑफ द एंटोमी एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी जो है किया जाता है। एमआरआई इसके अंदर यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ये तो इसमें सही है पहला कि यूज किया जाता है, ये नॉट पूछा है लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स और रेडियो वेव्स टू जनरेट इमेज ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी, तो रेडियो वेव्स का भी यूज किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। इसके अंदर गामा रेज का भी यूज नहीं किया जाता है और एक्सरे रेज का भी यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज एमआरआई, तो एमआरआई किस लिए स्टैंड होता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी टेस्ट इज हेल्ड फॉर द डायग्नोस्टिक, तो ये जो है बोन मिनरल डेंसिटी होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी का स्ट्रेंथ वगैरह जो है डेंसिटी को मेजर करने के लिए बीएमडी टेस्ट किया जाता है। बीएमडी टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ द बीएमडी, तो यह बोन मिनरल डेंसिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज़ द लिथोट्रिप्सी, तो लिथोट्रिप्सी क्या होता है, एक ट्रिमिंग स्टोन ऑफ द हाउस होल्ड्स यूज। ट्रिमिंग स्टोन होता है क्या, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच अल्ट्रासाउंड शॉकवेव्स आर यूज्ड टू ब्रेक अप द स्टोन्स इन द किडनी, तो अल्ट्रासाउंड जो है उसके शॉकवेव्स का यूज किया जाता है किडनी के स्टोन को ब्रेक करने के लिए, ब्लैडर और यूरेटर वगैरह के। आफ्टर द प्रोसीजर द टीनी पीसेस ऑफ द स्टोन पासेस आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी इन ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ द कैंसर, तो इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन थेरेपी इज यूज टू ट्रीट लिम्फोमा, अ फॉर्म ऑफ कैंसर इन द स्किन, तो स्किन के कैंसर लिम्फोमा होता है उसको ट्रीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसमें स्पॉट ट्रीटमेंट एंड द टोटल स्किन इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। नेक्स्ट है व्हेन डॉक्टर टेल्स पर्सन दैट ही सी हैज़ बीन अफेक्टेड फ्रॉम द टेट्राप्लाजिया, इट मीन्स दैट सी सफरिंग फ्रॉम दी बोथ हैंड्स एंड द लेग, मतलब दोनों पैर में, मतलब पैर में और हाथ में दोनों में जो है मतलब से एसोसिएटेड ये बीमारी है टेट्राप्लाजिया। टेट्राप्लाजिया ये कंडीशन है दैट कॉजेज द टोटल और द पार्शियल पैरालिसिस इन द बोथ हैंड्स एंड द बोथ लेग्स, ये पार्शियल पैरालिसिस का लक्षण है। इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सीडेंट और द डिजीज, इसको हम, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्वाड्रिप्लेजिया। इन द लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन, रेसिपिरेशन एंड सिंथेसिस आर द थ्री मेजर एस्पेक्ट्स, तो लिविंग बींग में जो है न्यूट्रिशन, रेसिपिरेशन और सिंथेसिस तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क का अदर नाम जो होता है रेयॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स होता है, एस्पार्टेम सिंथेटिक स्वीटनर होता है, नियोप्रिन स्पेशलाइज्ड रबड़ होता है, ये तीनों जो है वो तो करेक्ट मैच है। चौथा अगर देखा जाए क्या ऑप्शन है, रेयॉन जो कि एक मॉडिफाइड स्टार्च है, ये हमारा रॉन्ग है। रेयॉन मैन्युफैक्चर्ड फाइबर मेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज वुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट आर रीजनरेटेड एज ए सेलुलोज फाइबर, इट इज़ नॉट अ मॉडिफाइड स्टार्च। बाकी पेयर जो है करेक्टली मैच है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो वुल एक प्रोटीन होता है, ये सही है। रेयॉन एक मॉडिफाइड स्टार्च है, ये गलत है, इसके पहले आंसर में ही हमने देखा था। रबड़ क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है, ये सही है। फुलरिन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है, इसको भी हमने डिस्कशन में समझा था, ये भी सही है। तो रेयॉन क्या है कि एक तरीके से जो है सेलुलोज फाइबर होता है। सिल्क फाइबर, हेयर, नेल्स एंड क्लॉथ्स आर मेड ऑफ द केराटिन से बनते हैं ये सब मिल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन नहीं होता है, तो कॉटन जो है वो प्रोटीन नहीं, बाकी स्पाइडर सिल्क, हूफ और हेयर ये सब प्रोटीन के पार्ट होते हैं। कॉटन एक सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर होता है दैट ग्रो इन द बॉल और प्रोटेक्टिव केसेस अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, तो स्टेम से पाने वाला जो है कौन सा फाइबर प्लांट से, फाइबर प्लांट एसोसिएटेड है जो कि स्टेम से निकाला जाता है, तो सन हम्प जो होता है वो एक तरीके से स्टेम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्टेम से इसको निकाला जाता है। क्रोटेलेरिया जूनिसिया, इसको ब्राउन हेम्प भी बोला जाता है, इंडियन हेम्प,
मद्रास हेम्प और सन हेम्प भी बोला जाता है। ये ट्रॉपिकल एशियन प्लांट्स ऑफ द लेगूम फैमिली, लेगुमिनस फैमिली से बिलोंग करने वाला एशियन प्लांट, ट्रॉपिकल एशियन प्लांट्स है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द इंडिया, और इसका जो है वाइडली ग्रोन थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एज ए सोर्स ऑफ द ग्रीन मैन्यूअर्स, फॉडर एंड लिग्निफाइंग फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम इट्स आइटम। इट बियर्स येलो फ्लावर एंड इलांगेटेड अल्टरनेट लिव्स। तो ये हमारा सनहेम्प हुआ, जो कि एक प्लांट फाइबर है, स्टेम से पाया जाता है, स्टेम से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पर्म यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन ऑफ द कैटल स्टोर्ड इन। तो जो स्पर्म होता है वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के लिए कैटल का जो होता है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो आंसर है लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर किया जाता है। हालांकि ड्राई आइस में भी किया जाता है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन प्रेफर किया जाता है, क्योंकि समय के साथ जो फर्टिलिटी रेट है स्पर्म का वो डिक्लाइन नहीं होता है लिक्विड नाइट्रोजन में, जबकि ड्राई आइस में ये डिक्लाइन हो जाता है। देखा जाए तो जो फ्रीजिंग टेक्निक जो होता है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ द फ्रीजिंग और एंड स्टोरिंग स्टेमेंस फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द कैटल। इसमें एक होता है ड्राई आइस और एल्कोहल के आधार पर रखा जाता है, जिसमें -100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है स्टोर किया जाता है। दूसरा होता है लिक्विड नाइट्रोजन को, जिसमें जो है -320 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे जो है स्टोर किया जाता है। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन को प्रीफर किया जाता है फॉर दी मतलब स्टोरेज के रूप में जो है स्पर्म को। नेक्स्ट है बुल सीमेन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन। फिर एक कड़कनाथ जो ब्रीड है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये फाउल से एसोसिएटेड है। कड़कनाथ इज कॉल्ड द काली मासी फाउल हैविंग ब्लैक फ्लेश is in Indian breeds of the chicken. They are originated from the Dhar and Jhabua of the Madhya Pradesh. These birds are mostly bred by the rural poor and the tribals. They are 3 varieties: jet, black, golden or penciled. The meat from this breed has a geographical indication tag that was approved by the government of India in 30th July 2018. और कहाँ पे मिलता है? जैसे GI टैग दिया हुआ है, तो ये कौन से एरिया में मिलता है? तो धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे कड़कनाथ चिकन मिलता है, कड़कनाथ मुर्गा, जिसका कलर होता है ब्लैक कलर का। तो ये कड़कनाथ जो है वो मुर्गे से एसोसिएटेड है, चिकन फॉल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ द काउ। तो काउ की जो है हाई यील्ड वैरायटी जो है वो है होल्स्टेन। होल्स्टेन फ्रेसियाना आर द ब्रीड ऑफ द कैटल नोन एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डेयरी एनिमल्स। तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है मिल्क प्रोड्यूस करने वाला जो है डेयरी एनिमल है। दे आर मेनली फाउंड इन द नीदरलैंड ओरिजिन। तो मतलब नीदरलैंड से इसका ओरिजिन है। दे आर फाउंड फॉर देयर लार्ज डेयरी प्रोडक्शन एवरेजिंग 25,000 पाउंड्स ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग द ईच लैक्टेशन साइकिल। तो 25,000 पाउंड मिल्क जो देता है एक लैक्टेशन साइकिल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है? बुफेलो, बदवारी, काऊ सिंधी, गोट, जामुनपरी, सिप, थरपकर। तो यहाँ पे सिप जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। भरवाड़ी इज ब्रीड ऑफ बुफेलो, जबकि सिंधी और थरपारकर जो है वो काऊ के ब्रीड्स हैं। जमुनापारी जो है वो गोट का ब्रीड्स है। इसके आधार पर जो है डी हमारा जो है गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये जो है काऊ का ब्रीड्स होता है। जो थरपारकर जो होता है वो काऊ का ब्रीड्स होता है। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एम्स। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एम क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ द काऊ। तो इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं काऊ के, उसको प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का लॉन्च किया गया था। इसका फोकस है द प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर द बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। तो बोवाइन ब्रीडिंग साथ साथ जो है डेयरी डेवलपमेंट के रूप में जो है इसके लिए 500 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था इन द 12th 5-year प्लान के अंतर्गत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन एम था टू कंजर्व एंड द डेवलपमेंट इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ द काऊ इन अ फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। मायोग्लोबिन, सर्पगंधा, कार्सिनोमा, हेमोग्लोबिन। तो इसको जो है इस मतलब टेक्निक से मैच करना है। तो हेमोग्लोबिन का क्या यूज होता है? अगर हम नीचे से जाएँ तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज। फिर कार्सिनोमा की बात की जाए तो ये रेडियोथेरेपी की जाती है इसमें। सर्पगंधा एक टाइप का मेडिसिन है, तो मेडिसिन एज ए ट्रांसक्यूलाइजर के रूप में दिया जाता है। मायोग्लोबिन वो एक तरीके से हमारे अंदर बॉडी के अंदर डेवलप होने वाला एक प्रोटीन होता है जो मसल सेल्स के लिए कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी, मायोग्लोबिन मसल सेल्स के लिए, सर्पगंधा एक ट्रांसक्यूलाइजर है, कार्सिनोमा रेडियोथेरेपी, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में यूजफुल होता है। फिर जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। बुलिमिया, कोलेस्ट्रॉल, एट्रोपाइन और इंसुलिन, और साथ साथ जो यहाँ पे दिया हुआ है एल्कोलाइड्स, एक यॉक, पेंक्रियास, ईटिंग डिसऑर्डरनेस। तो देखा जाए इंसुलिन ये इसका जो है रिलेशन है पेंक्रियास से होता है। पेंक्रियास से हमारा इंसुलिन जो है डिस्चार्ज होता है, एक्सक्रिएट होता है। एट्रोपिन जो है एक एल्कोलाइड्स होता है। कोलेस्ट्रॉल जो कि एक का जो योग होता है, जो येलो कलर वाला जो पोर्शन होता है उससे एसोसिएटेड है। और बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डरनेस है। तो इसके हिसाब से जो है हमारा ए आंसर हो जाता है। बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डरनेस,
कोलेस्ट्रॉल जो कि एग के योक में पाया जाता है, एट्रोपिन एल्कोलाइड्स है, और इंसुलिन जो है पेंक्रियास से सेक्रेट्स होता है। फिर है एन इलेक्ट्रॉनिक डायोड यूजिंग सेमी कंडक्टर नैनो पार्टिकल्स मटेरियल सिंथेसाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन रिसेंटली फैब्रिकेटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैविंग यूटिलिटी इन द डिवाइस मिनिएचराइजेशन। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है यूज्ड इन एज ए, मतलब किस तरीके से इसका यूज किया जाता है? तो आंसर इसका है सी, ईस्ट स्लिक। एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड यूजिंग ए सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन रिसेंटली फैब्रिकेटेड बाय इंडियन साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कौन सा ईस्ट है? सीजोसैक्रोमाइस पोम्बे के द्वारा, जिसका यूटिलिटी है इन द डिवाइस ऑफ मिनिएचराइजेशन। द डायोड वाज क्रिएटेड बाय यूजिंग द कैडमियम सल्फाइड विद द फिनाइल विनाइल जो है केमिकल से मिलाकर के बनता है। बेसिक जानना यही है कि एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डायोड जो है क्रिएट किया गया था एज ए सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किया गया था एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में। यहाँ ईस्ट का रोल जो है प्ले किया गया था। द सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज ए एनेस्थीसिया आर द, एनेस्थीसिया के लिए किस जो है कंपाउंड का चाहे किस एलिमेंट्स का इस सब्सटेंस का यूज किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों का यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड। एनेस्थीसिया क्या होता है? जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं सर्जरी वगैरह में, तो जो बेहोशी के लिए जो चीज़ का सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसको एनेस्थेटिक मटेरियल बोला जाता है। और एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए जो है प्रोसेस, ये मेनली यूज करता है। ये सब्सटेंस आर मेनली यूज फॉर द डिक्रीजिंग सेंसेशन और अवेयरनेस। तो यहाँ पे अवेयरनेस और सेंसेशन का जो है डिक्रीजिंग किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनेस्थीसिया। विलियम मॉर्टन हैज़ यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1846 इन द फॉर्म ऑफ डाईइथिलीन ईथर। तो डाईइथिल ईथर के रूप में जो है 1846 में फर्स्ट टाइम विलियम मॉर्टन के द्वारा जो है एनेस्थीसिया का यूज किया गया था। फिर बाद में 1947 में जेम्स सैमसन के द्वारा जो है क्लोरोफॉर्म का यूज किया गया था एज ए एनेस्थीसिया। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड मतलब जो है ये N2O जो हो जाता है वो पेंटोथोल सोडियम हेलोथोन क्लोरोप्रोपेन कोकेन, ये सब का यूज जो है एनेस्थेटिक मटेरियल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड एज ए माइल्ड एनेस्थेटिक इन द हॉस्पिटल। तो माइल्डली एनेस्थीसिया के रूप में जो है N2O का यूज किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और ऑक्यूलॉजिस्ट। तो देखा जाए कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? तो हार्ट से रिलेटेड है। नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो किडनी से रिलेटेड है। यूरोलॉजी यूरिन ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और ऑक्यूलॉजिस्ट जो होते हैं, ऑक्यूलिस्ट जो वगैरह होते हैं वो आई के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये जो है एक स्पेशलाइजेशन है मेडिकल साइंस में, और किस चीज़ को वो कवर करता है उससे रिलेटेड ये हमारा। नेक्स्ट है इसमें जो है ब्रांच ऑफ द मेडिसिन और ह्यूमन ऑर्गेन्स। तो जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो अगर इसको समझा जाए तो क्या है पूछा इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच है? तो यूरोलॉजी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, ये गलत है। हमने अभी देखा कि यूरिनरी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड होता है। गैस्ट्रोलॉजी ये स्टोमक गैस इंटेस्टाइन वगैरह से रिलेटेड होता है, ये भी हमारा गलत हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट ये हार्ट से रिलेटेड होता है, रेसिपिरेटरी से नहीं। न्यूरोलॉजी जो होता है वो नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैंड फॉर यूज एज ए परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस बाय द एथलीट्स। तो इसमें किस सब्सटेंस को जो है बैंड नहीं किया गया, मतलब इसमें रोक नहीं लगाया गया है जिसको यूज कर सकते हैं एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है कोलेस्ट्रम का यूज के लिए जो है एक तरीके से बैंड नहीं किया गया है। तो कोलेस्ट्रम हैज़ बीन मार्क्ड एज ए सेफ डाइटरी सप्लीमेंट्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस बाय द एथलेटिक्स। तो कोलेस्ट्रम का यूज जो है एथलीट्स जो है परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए करते हैं। द अदर ऑप्शन आर बैंड बाय द यूज एज ए, तो इसमें कौन कौन से? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एरिथ्रोप्रोटीन जो है ये बैंड है फॉर एथलीट्स के यूज के लिए देयर परफॉर्मेंस को। फिर जो है इसमें कौन सा पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। कंपाउंड दिया है वो है सेक्रिन, एड्रिलिन, थियामिन और केराटिन। तो केराटिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ये हमको पता है। थियामाइन एक विटामिन होता है, हमने भी पढ़ा था कि रथ एक टॉफी इस टाइप से जो है हमने याद किया था। फिर हमने याद किया था थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, तो थियामाइन, ये सब विटामिन थे। फिर एड्रिलिन जो होता है एक हार्मोन्स होता है। सैक्रिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सैक्रिन क्या है? एक वाइट क्रिस्टलाइन स्लाइटली वाटर सॉल्युबल पाउडर होता है। इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है फॉर आर्टिफिशियली स्वीटनर के लिए। मतलब जैसे हमको चीनी जो शुगर जो होता है उसकी जो स्वीटनेस होती है उससे 300 से 400 गुना ज़्यादा जो है इसमें सुक्रोज कंटेंट होने की वजह से इसमें स्वीटनेस होता है। तो सपोज दैट अगर किसी चीज़ की मिठास के लिए आपको 100 kg अगर शुगर ऐड कर रहे हैं तो
आपको यहाँ पर क्या होगा कि बहुत कम अमाउंट में जो है, बहुत कम अमाउंट, लिटिल अमाउंट में समझ लीजिए 30 kg तक ही सैक्रिन को ऐड करेंगे तो उतनी मिठास आ जाती है। होता क्या है कि जहाँ 100 kg शुगर कंजम्पशन है, वहाँ 30 kg सैक्रिन का कंजम्पशन होगा और सेम लेवल का जो है स्वीटनेस हमको दिखता है। इसलिए कम अमाउंट में कंजम्पशन हो जाने की वजह से जो है इसको शुगर फ्री के रूप में भी यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है यहाँ पे। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, नेचुरल रबड़, क्रायोलाइट, एंटीसेप्टिक। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल वो न्यूक्लियस होता है, नेचुरल रबड़ जो है पॉली आइसोप्रीन होता है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो क्रायोलाइट होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है फिनोप्थेलिन का यूज नहीं किया जाता है। फिनोप्थेलिन इज ऑफन यूज्ड एज ए इंडिकेटर इन द एसिड बेस टाइट्रेट। तो एसिड और बेस का जो टाइट्रेशन होता है उसमें एक तरीके से इंडिकेटर के रूप में फिनोलेप्थिलिन को भी किया जा सकता है। इसका यूज जो है फिनोप्थेलिन का जो है एज ए लेक्सेटिव मतलब एजेंट के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं। लेक्सेटिव मतलब एलिमेंट्स वो होते हैं जिसका यूज हम जो है अपने पेट को साफ करने के लिए, कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। तो वैसे जगहों पे के लिए जो है फिनोप्थेलिन का यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के लिए नहीं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द CDRI लखनऊ। तो लखनऊ के द्वारा एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है डेवलप किया गया था, इसका क्या नाम है? तो सहेली जो एक कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि नॉन स्टेरॉइड है, ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ के द्वारा 1991 में जो है डेवलप किया। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो कंट्रासेप्टिव पिल के लिए किस कंपाउंड का यूज किया जाता है? तो लेबेनेरोजेस्ट्रेल का जो है यूज किया जाता है। तो लेबेनेरोजेस्ट्रेल का यूज किया जाता है एज ए कंट्रासेप्टिव पिल कंपाउंड्स के। अगर देखा जाए तो कॉमन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आर मेनली बेस्ड ऑन द सिंथेटिक प्रोजेस्टेजोन का। तो सिंथेटिक प्रोस्टेजोन होता है जो कि ये नेचुरली पाए जाने वाला जो है प्रोजेस्टेजोन जो होता है, एक नेचुरली हार्मोन्स पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो उसको जो है सिंथेसाइज किया जाता है अगर, तो सिंथेसाइज के रूप में जो है सबसे कॉमनली जो एलिमेंट्स यूज किया जाता है वो लेबेनेरोजेस्ट्रेल का यूज किया जाता है। रिसेंटली डेवलपमेंट टेक्निक फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ फॉइटल ग्रोथ इज। तो फॉइटल के ग्रोथ के लिए जो है मॉनिटर करने के लिए क्या टेक्निक यूज किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक UTS वगैरह किया जाता है, उससे फॉइटल का पूरा एक तरीके से इमेज को क्रिएट किया जाता है, उसके मूवमेंट को देखा जाता है, मैपिंग की जाती है, डिटेक्शन और मेजरमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है साइंटिस्ट का नाम और साथ साथ जो है उसकी इस एरिया में उन्होंने वर्क किया है उससे रिलेटेड नाम है। तो बिरबल साहनी, KC मेहता, P माहेश्वरी और MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को सभी कोई जानते हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। P माहेश्वरी जो है एम्ब्रोलॉजिस्ट हुआ करते थे। KC मेहता जो है वो मतलब जो है प्लांट पैथोलॉजी वगैरह से एसोसिएटेड थे ये। और बिरबल साहनी जो है वो पेलियोबॉटनी से रिलेटेड थे। तो बिरबल साहनी पेलियोबॉटोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा हमारा विच अमंग द फॉलोइंग दीज आर करेक्टली मैच। इस कौन सा जो है इसमें करेक्टली मैच है? तो D कुरियन, ये जो है ये कुरियन जो थे वो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है मिल्क से एसोसिएटेड जो चला था, मिल्क का जो है वाइट रिवॉल्यूशन जो चला था उससे एसोसिएटेड थे, स्पेस से नहीं। फिर डॉक्टर माल्कम अडेसिया जो है वो किससे थे? तो इकोनॉमिक्स जो साइंस वगैरह जो डेवलपमेंट था उससे रिलेटेड थे, तो ये भी गलत आंसर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिस्ट, तो ये नहीं है, ये एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, खास करके स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड वर्क करते थे। फिर प्रमोद करण सेठी जो है ये जयपुर प्रोस्थेटिक फूड से एसोसिएटेड थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा D। इन्वेसिव स्पेसिस स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पेसिस डाटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन्वेसिव स्पेसिस स्पेशल ग्रुप जो होता है वो किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है? तो ये तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो एक तरीके से समझा जाए तो IUCN के द्वारा जो है ये इन्वेसिव स्पीसीज का जो ग्लोबल बेसिस पे जो डाटा है वो भी रखा जाता है, और साथ साथ जो है IUCN के द्वारा जो है एक रेड लिस्ट दिया जाता है जिसमें जो एनिमल्स का इंडेंजर्ड लिस्ट, वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर, एक्सटिंक्ट लिस्ट कंसर्न, ये सब जो रेड डाटा बुक वगैरह होता है वो भी IUCN के द्वारा रिलीज किया जाता है। और साथ साथ जो है इन्वेसिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल इन्वेसिव स्पेसीज डाटाबेस, ये भी जो है एक तरीके से ओपन डाटाबेस है, IUCN के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। एज ऑन अप्रैल 2025 इंडिया इज़ नॉट पार्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन और कमीशन। तो इंडिया किसका पार्टी नहीं है? तो ये तो साइट्स का जो है ये इंडिया जो है शुरू से ही मेंबर रहा है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया इसका मेंबर रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इसका भी मेंबर रहा है आदमी। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इंडिया इसका भी मेंबर रहा है। नॉट पार्टी किसका रहा है? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो कन्वेंशन है इसका पार्टी इंडिया नहीं रहा है। तो इंडिया इस पार्टी ऑफ साइट्स जो कि रेटिफाइड किया गया था इंडिया के द्वारा 1976 में। इंडिया जो है
is party of UNESCO World Heritage Convention and ratified the convention in the year of 1977। तो 1977 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को भी रेटिफाई इंडिया कर दिया। फिर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन जो होता है इसका भी इंडिया जो है 1981 से जो है एक तरीके से मेंटेन किया हुआ है उसके मेंबर्स। जबकि इंडिया के द्वारा जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन होता है ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्पेशलाइजेशन the Occupational Safety and Health Convention 1991 and Promotional Framework of the Occupational Safety and Health Convention 2006, ये जो है इंडिया इस दोनों का पार्ट जो है नहीं है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो बरेली में लोकेटेड है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडियन बरेली में स्थित। फिर जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन IVRI बोलते हैं जिसको कि इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इट इज़ इंडियाज प्रीमियर एडवांस रिसर्च फैसिलिटी इन द फील्ड ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड एलिड ब्रांच। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? बरेली में है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है? तो लखनऊ में स्थित है ये। सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वर्क करता है। सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल मैपिंग एजेंसी इन चार्ज ऑफ द मैपिंग एंड सर्वेइंग। इट वॉज सेट अप इन द 1767 एंड हैज़ इवॉल्व रिच ट्रेडिशन ओवर द ईयर। सर्वे ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर कहाँ है सर्वे ऑफ इंडिया का? तो देहरादून में स्थित है सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करता है। इसमें जो है अनमैच पेयर को जो है फाइंड आउट करना है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनमैच्ड पेयर। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ में है, ये सही है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोलकाता में है। सेंट्रल फॉर द सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है, ये भी सही है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन भावनगर गुजरात में स्थित है, ये सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये वन ऑफ द चेन ऑफ 40 नेशनल लेबोरेटरीज अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो है कड़ाईकुंडी तमिलनाडु में स्थित है। और बाकी जो है पेयर करेक्टिव मैच है, यहाँ पे जो है तमिलनाडु होना चाहिए था, चाहे कड़ाईकुंडी होने से। नेक्स्ट है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसर्च ऑन द गोट इज एस्टेब्लिश्ड। तो गोट से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशन का जो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो माखडूम मथुरा में स्थित है। तो मथुरा में माखडूम में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन द गोट, ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च माकडूम विलेज नियर द फरा टाउन इन द मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 1979 में इसको जो है इस्टेब्लिश। वेयर इज द हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन इंडिया। तो एनिमल डिजीज के लेबोरेटरी के रूप में जो है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो भोपाल में ये लोग। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन द भोपाल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये लखनऊ में स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट। फिर नेक्स्ट है एमंग लखनऊ बेस्ड नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट्स आइडेंटिफाई नॉन CSIR। तो जो है नेशनल साइंस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत देखा जाए तो नॉन CSIR इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो लखनऊ में? तो इसका आंसर है जैसे सी दिया हुआ है BSIP बिरबल साहनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द पेलियोबॉटनी। ये जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी है ये लखनऊ में स्थित है, लेकिन CSIR से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है लोकेशन के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन और लोकेशन। नेशनल सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पल्स रिसर्च ये कानपुर में स्थित है, ये सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द शुगर कैन रिसर्च ये भी जो है अपना सही आंसर है, लखनऊ में स्थित है, ये गाजियाबाद में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो करेक्टली मैच नहीं है। जो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो वाराणसी में। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन द, तो हैदराबाद में स्थित है। मेंटल हैंडीकैप्ड पर्सन से रिलेटेड जो है नेशनल। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूशन, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी MNR जिसको हम इलाहाबाद में बोलते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर टेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन सा जो है मतलब हमको मैच करना है यहाँ पे? तो हमने वेरियस डिस्कशन में देखा था कि CDRI जो है वो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूशन आगरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी MNR हम बोलते थे इसको, ये इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज आप बोल सकते हैं इसको। और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ द शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट, सेंटर फॉर द DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ द माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इम्यूनोलॉजी। उसमें मैच द फॉलोइंग जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन में समझा था पहले के कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पे है, वो लखनऊ में। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के लिए, डीएनए टेस्टिंग वगैरह के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए हैदराबाद में सैंपल भेजा जाता है, तो इसका इंस्टीट्यूशन हैदराबाद में। फिर माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशन है वो चंडीगढ़ में स्थित है, और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन वो न्यू दिल्ली में स्थित। फिर वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है, और यहीं से जो है हमारा जो कोरोना का जो वैक्सीन जो डेवलप किया गया था, तो यहीं से जो है निकल करके आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी इज सिचुएटेड इन द पुणे, महाराष्ट्र। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, और प्रीवियसली इसको जो है वायरस रिसर्च सेंटर भी बोला जाता था। ये जो है कोलैबोरेशन करके पाया गया था, मतलब इसमें जो है ICMR और साथ साथ जो है रॉकफेलर फाउंडेशन की कोलैबोरेशन के बाद इसको डेवलप किया गया था। WHO के द्वारा इसको H5 रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो हमने बताया कि जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह होता है वो हैदराबाद के लिए जाता है, तो डीएनए में टेस्टिंग के लिए हैदराबाद के लिए इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड, तो ये वाराणसी में स्थित है। फिर यहाँ पे जो है इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाराणसी में स्थित है, ये सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर श्रीनगर, ये गलत है, ये जो स्थित है हमारा लखनऊ में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये लखनऊ में स्थित है, ये सही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पल्स रिसर्च, ये कानपुर में स्थित है, ये भी सही है। तो पल्स के लिए कानपुर, शुगर केन के लिए लखनऊ, और सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर सेंटर के रिसर्च के लिए जो है वो भी लखनऊ, और वेजिटेबल रिसर्च के लिए जो है वाराणसी जो है मतलब लोकेशन। वेयर इज द उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन सिचुएटेड, तो आर्टिफिशियली लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है, तो कानपुर में। हेड ऑफिस ऑफ द आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एल्मिको बोलेंगे, जो कि कानपुर में स्थित है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1972 में, और स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग जो है आर्टिफिशियली एड्स और एप्लियंस 1970। फिर ग्लोबल जीन बैंक ऑफ द राइस इज सिचुएटेड एट द, तो ये जो है फिलीपींस में सिचुएटेड। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन तो फिलीपींस मनीला में स्थित ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल राइस जीन बैंक इज सिचुएटेड एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन लॉस बानोस फिलीपींस। सॉरी मैंने मनीला बताया था, लेकिन ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉस बानोस फिलीपींस में है। जीन बैंक इज ए बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द राइस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, और ये जो है कंजर्व करता है लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स कलेक्शन ऑफ द राइस के जर्म प्लाज्मा को। और ये जो जीन बैंक है वो इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी। कंट्रीज फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंड दियर राइस, मतलब जो है राइस के जो जीन्स वगैरह होते हैं उसको जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है पूरे वर्ल्ड के द्वारा, फॉर द सेफ कीपिंग एंड फॉर द शेयरिंग ऑफ द कॉमन पब्लिक गुड्स, एज ए गुडविल के रूप में शेयर किया जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ये लीमा पेरू में स्थित है, और अभी जो है लेटेस्ट ये है कि इसी का एक ब्रांच जो है आगरा में डेवलप किया गया था, ओपन किया गया है। तो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर 1971 में जो है डेवलप किया गया था एज ए रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द फोकस ऑन पोटैटो, स्वीट पोटैटो और इंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स को। इट डिलीवर्स इनोवेटिव साइंस बेस्ड सॉल्यूशन टू इनहेंस एक्सेस टू अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड, फोस्टर इंक्लूसिव सस्टेनेबल बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड ड्राइव द क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ द रूट एंड ट्यूबर एग्री फूड सिस्टम। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, लीमा पेरू में स्थित है। CIP जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, इसका रिसर्च प्रेजेंट इन द मोर देन 20 कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। FAO हेडक्वार्टर, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो देखिए पहला तो सेंट्रल राइस रिसर्च कहाँ पे है इंडिया में, तो कटक में स्थित। फिर FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में स्थित है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है। फिर सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी ये नागपुर में स्थित है, और पोटैटो रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो शिमला में। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा हमारा बी जो हो जाएगा 3421 ये वाला। FAO का हेडक्वार्टर रोम में, एगमार्क लेबोरेटरी नागपुर, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन कटक और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन शिमला में। आइडेंटिफाई या मिसमैच अमंग द फॉलोइंग पेयर, तो इसमें जो है कौन सा पेयर जो है मिसमैच है, NBRI कोलकाता, NPL न्यू दिल्ली, IISc बेंगलोर, IISR लखनऊ। तो इसमें NBRI नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है ये लखनऊ में स्थित है, CSIR के अंतर्गत आता है। इट इज़ इंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न बायोलॉजी। बाकी ऑप्शन जो है NPL, IISR और IISc बेंगलोर ये सही मैच में है, और नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ में स्थित है।
नेशनल ब्यूरो फॉर द प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। तो नेशनल ब्यूरो फॉर द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में। राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इज ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एक्सक्लूसिवली इसको डिवोट किया गया है फॉर द रिसर्च इन द मोलिकुलर बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ लोकेटेड इन द तिरुवनंतपुरम, कैपिटल सिटी ऑफ द केरला। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। वर्ल्ड्स का फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिटी में लोकेटेड है? तो दुबई में लोकेटेड है। वर्ल्ड का फर्स्ट जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन द दुबई, यूएई में स्थित है ये। इसका नाम है दुबई कैमल हॉस्पिटल और एक्सक्लूसिवली जो है ये कैमल को ट्रीट करता है। कैमल यूजेस हम्प्स, तो कैमल का जैसे ये जो बॉडी होता है इसके हम्प्स जो निकले रहता है, ये क्या चीज़ के लिए होता है? तो स्टोरिंग ऑफ द फैट, तो फैट को स्टोर करता है। और जब लीन टाइम आता है, जब फूड का रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, तो इसी फैट का वो यूज करता है। हु कैन डिक्लेयर द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर फॉर द कैमलिड्स, तो इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 2024 को यूनाइटेड एज ए ईयर ऑफ द कैमलिड्स। इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था, तो पिवटल रोल जो प्ले किया जाता है फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस, स्पेशली जो पेस्टोरलिस्ट और एरिड और माउंटेनियस रीजन में होते हैं, तो उनको इनके बिहाफ पर जो है कैमलिड्स को 2024 इंटरनेशनल ईयर के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को जो है मैच कर रहा है। पहला है टेस्टोस्टेरोन, तो ये क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। कोडेनिन, ये क्या है? ये क्या होता है? सेडेटिव ड्रग्स के रूप में जाना जाता है। यूजेनॉल, हम जानते हैं कि एरोमेटिक्स ऑफ द ऑयल क्लोव्स, तो जो क्लोव्स होता है लौंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें एजेनॉल जो है एक तरीके से एरोमेटिक ऑयल के रूप में जाता है। और काउचो जो होता है वो एक रबड़ सोर्स ऑफ द रबड़ सब्सटेंस होता है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, कोडेनिन जो होता है सेडेटिव ड्रग्स होता है, काउचो जो होता है जो रबड़ सोर्स सब्सटेंस होता है, और यूजेनल जो होता है वो एरोमेटिक ऑयल ऑफ द क्लोव्स से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एंथ्राक्स, थैलेसीमिया, सरोगेसी और ट्रांसजेनिक। तो एंथ्राक्स क्या होता है? एक तरीके से जो है एक टॉक्सिन होता है, एक बीमारी होती है यूज्ड इन द बायो वारफेयर। तो ये आंसर हो जाएगा ए का जो है डी। थैलेसीमिया के एक जो है डिफेक्टिव जीन के अंतर्गत जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके चलते बीमारी होने वाली है, तो डी ड्यू टू द जीन डिफेक्ट। सरोगेसी क्या होता है? तो वार्म रेंटिंग, ये हमेशा एक न्यूज में रहता है सरोगेसी लेकर के, तो ये वार्म रेंटिंग है। फिर बाकी बचा है ट्रांसजेनिक्स, तो साइंस ऑफ द अल्टरिंग जीनोम्स। तो ट्रांसजेनिसिस क्या होता है? जो जीनोम्स वगैरह होते हैं उसको अल्टर करने का एक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो जैसे कि एंटी फ्रिज कंपाउंड के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है, ये सही है। एंटी नॉक एजेंट के रूप में टेट्राथिल लीड का यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। ये जो है इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लीड का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एक बी कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन जिसको बोलते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स, क्यूनिन जो होता है वो एंटीबायोटिक्स नहीं होता है। क्यूनिन एक वाइट क्रिस्टलाइन एल्कोलाइड्स मैटर होता है, इसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फीवर, चिल्स, बॉडी एक और स्वेलिंग, इवन अर्थराइटिस वगैरह को भी ट्रीट करने के लिए क्यूनिन का यूज किया जाता है। ये जो एंटीबायोटिक्स नहीं होता है, बाकी पेयर करेक्टली मैच है। इन विच इंडियन सिटीज़ द फर्स्ट डायनोसोरियम हैज़ बिन ओपन, तो डायनोसोरियम जो है किस शहर में पहली बार ओपन किया गया था? तो हैदराबाद में। तो फर्स्ट डायनोसोरियम हैज़ बिन ओपन इन द हैदराबाद। दिस डायनोसोरियम हैज़ बिन ओपन इन द BM बिरला साइंस सेंटर इन द हैदराबाद। तो जो BM बिरला साइंस सेंटर है वहीं पे डायनोसोर। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विच वाज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ द कंट्रीज फाउंडेड, तो इंडिया का जो है फर्स्ट डेंटल कॉलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? तो कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, कलकत्ता उस टाइम का नाम था। उसको 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था और इट्स नेम वाज डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज। फिर जो है बाय वीविंग थ्रेड्स ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू अ रिच टेपेस्ट्री, दिस रिमार्केबल साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ यूनिफाइंग मोलिकुलर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ही टाउटेड द वंडरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द विटामिन सी फर्स्ट एज ए क्योर ऑफ द कॉमन कोल्ड एंड लेटर एज ए प्रिवेंटिंग एजेंट अगेंस्ट द कैंसर, वन ऑफ द साइंस मेजर फिगर्स ऑफ ऑल टाइम रिफर्ड। मतलब इसमें ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो है मतलब इस तरीके से सबका एक रिच सोर्स नॉलेज वगैरह था, यूनिफाइड मोलिकुलर व्यू रखते थे, और उन्होंने जो है विटामिन सी की एक मतलब अच्छी प्रॉपर्टी को लोगों के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के साथ साथ जो है कैंसर के अगेंस्ट में भी विटामिन सी का यूज बताया। तो ये है लुइस कार्ल पॉलिंग।
लिनस कार्ल पॉलिंग जो है ये साइंटिस्ट के बारे में बात। तो लिनस कार्ल पॉलिंग जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ कैंसर और एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी से रिलेटेड इन्होंने रिसर्च किया। ही हैज़ डन अ ह्यूज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। 1954 में उनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री फील्ड में मिला था। उन्होंने 1962 में अवार्ड मिला उनको नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ भी उनको 1962 में मिला, मतलब 1954 में केमिस्ट्री और 1962 में पीस प्राइज़। और फॉर हिज अपोजिशन टू द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन। और पीस प्राइज़ किस लिए मिला? क्योंकि उन्होंने जो वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन का उसमें अगेंस्ट अपोजिशन एक तरीके से किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ द लैंड माइंस। तो लैंड माइंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो बीज का यूज किया जाता है। अब देखा जाए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हनी बी इज ए सोशल इंसेक्ट विच इज़ यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ द लैंड माइंस। हनी बी इज ए मेंबर ऑफ द जीनस एपिस। इसका जो है प्राइमरीली डिस्टिंग्विशेस बाय द प्रोडक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ द हनी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेरेनियल कॉलोनियल नेस्ट फ्रॉम द बैग्स। तो बीज का यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द लैंड माइंस। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द बी का एवरेज स्पीड क्या होता है? तो 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द मेंबर ऑफ द हनी बी हाइव्स रिकोगनाइज ईच अदर। तो ईच अदर मतलब एक दूसरे को कैसे जो है हनी बीज पहचानते हैं? तो बाय द स्मेल। मेंबर ऑफ द हनी बीज हाइव रिकोगनाइज ईच अदर बाय द स्मेल। हनी बी हाइव हैज ए स्पेशल ऑर्डर विच हेल्प्स ईच अदर मेंबर्स इन द आइडेंटिटी। बी कम्युनिकेट लोकेशन ऑफ द फूड सोर्स टू ईच अदर थ्रू द कॉम्प्लेक्स सर्कल्स एंड द बैगल्स डांसेस। तो जैसे फूड के सोर्स का जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन वो सर्कल बना करके और डांस वगैरह करके बताया जाता है, लेकिन एक दूसरे की आइडेंटिटी जो है वो स्मेल के थ्रू पता चलता है। नोबेल प्राइज फॉर द डिसिफरिंग द लैंग्वेज ऑफ द बीज वाज अवार्डेड टू। तो जो बी का जो लैंग्वेज है, चाहे डांस करना या सर्कल बनाना या स्मेल करके जो है मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करना, तो ये जो है केवी फ्रिस के द्वारा जो है मतलब डेवलप किया गया था। इनको नोबेल प्राइज मिला था इसको डिसिफर करना। तो जर्मन ऑस्ट्रियन एथोलॉजिस्ट कार्ट रिटर वॉन फ्रिच गॉट Nobel Prize in the Physiology or the Medicine in 1973 for his work on the investigation of the sensory perception and deciphering the language of the honeybee. उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है ट्रांसलेट किया द मीनिंग ऑफ द बैगल डांस ऑफ द हनी बी। विच वन इज स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट इसमें कौन सा है? तो जो है एल्कोहल, मार्जुआना और ओपियम, ये जो है डिप्रेसेंट के रूप में होता है। जैसे जनरली क्या है हम इसको मतलब इसको अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि एनर्जी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, वो डिप्रेसेंट के रूप में वर्क करता है। सिगरेट जो है वो एज ए स्मोकिंग जो है स्टिमुलेंट का वर्क करता है। A small pouch of containing silica gel is often found in the bottle of the medicine in the tablet or the powder form of because of silica gel। ये क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस प्रोडक्ट को हम परचेज कर रहे हैं उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वजह से मॉइस्चर के चलते वो प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ जो है वो इम्प्रूव। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है साइंस से एसोसिएटेड होता है। साइंस में अगर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए तो शांति स्वरूप भटनागर जो थे एक वेल नोन प्रोफेसर ऑफ द केमिस्ट्री थे और साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर थे। साथ साथ जो है वो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, फाउंडर डायरेक्टर के रूप में भी थे। उन्हें इंडिया में जो है फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज के रूप में भी जाना जाता है और वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के फर्स्ट चेयरमैन भी थे। तो इस मतलब इतना उनका अचीवमेंट था। इस अचीवमेंट को ऑनर करने के लिए CSIR ने एक इंस्टीट्यूट किया अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 1958 से अभी तक ये कंटिन्यू जो है आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स वगैरह होता है, कुछ रिसर्च वगैरह होता है, तो जो कंट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं उनको अवार्ड के रूप में शांति स्वरूप भटनागर का अवार्ड दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है इन द आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द डोनर्स आईज आर यूटिलाइज। तो मतलब आईज के कौन से पार्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है? तो ये इसमें जो है कॉर्निया का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अगर किसी ने आई डोनेट किया है तो उसकी कॉर्निया का यूटिलाइजेशन जो है एक तरीके से ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जाता है। कॉर्निया क्या होता है? वो क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर इन द फ्रंट ऑफ ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई। तो ब्लैक पोर्शन ऑफ द आई के बीच में जो है एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये जो आई का ये पार्ट होता है यूज्ड इन आई डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन जो डोनेशन होता है उसका ट्रांसप्लांटेशन में आई की कॉर्निया पार्ट का यूज किया जाता है। इट आल्सो कंटेन्स द मेन फोकसिंग सरफेस जो कि कन्वर्ज करता है लाइट रेज एज दे इंटर टू द आई टू फोकस ऑन द रेटिना। मतलब जो भी हमारे आँख है, जैसे ये हमारा आईज है, तो जो भी लाइट आएगा चारों तरफ से तो उसका कंसंट्रेशन एक पॉइंट पे जो है वो कॉर्निया ले आता है और उसके बाद जो है उसको रेटिना पे फोकस करवाता है। इट इज़ दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल अपैरेटस ऑफ द आई। लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टली रिजल्ट टू द लॉस ऑफ विजन। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी जो होता है कॉर्निया का अगर लॉस हो जाए तो उसमें हमारा विजन लॉस होता है। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज़ यूजुअली लॉस्ट बाई द बॉडी। तो डिहाइड्रेशन मतलब हमारे बॉडी
बॉडी में अगर पानी का लिक्विड का अगर कमी हो जाता है उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उसमें हमारे बॉडी से सोडियम क्लोराइड, जैसे हमारा बॉडी के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो थ्रू द इवापोरेशन हमारे स्वेट वगैरह पसीने वगैरह से निकलते हैं और उसी को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें हमारा सोडियम क्लोराइड का लॉसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे तो जो हमारा स्वेट होता है, स्वेट मतलब पसीना जो होता है, उसका आप टेस्ट कभी देखेंगे तो वो हमारा हल्का सा साल्टी होता है, उसी के थ्रू से सोडियम क्लोराइड निकलता है हमारा। अ डिहाइड्रेटेड पर्सन शुड नॉट ड्रिंक, तो एक डिहाइड्रेटेड पर्सन जो है सी वाटर उसको नहीं पीना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर द सी वाटर एनी ऑफ द लिक्विड कैन बी यूज टू ओवरकम द लैक ऑफ वाटर इन द डिहाइड्रेटेड पर्सन। सी वाटर को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी जैसे लिक्विड अगर दिया जाता है तो डिहाइड्रेटेड पर्सन में जो पानी की कमी हुई है उससे वो रिकवर हो सकता है। कैफीन प्रेजेंटेड इन द टी और कॉफ़ी इज द डायरेक्टिक एसिड एंड इट इज कंजप्शन कॉस्ट लॉस टू द वाटर इन द ह्यूमन बॉडी बट इट इज़ क्वाइट लो इन द कंपेरिजन टू द वाटर एब्जॉर्ब बाई द टी और द कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी जिसके अंदर कैफीन होता है वो भी एक तरीके से डिहाइड्रेशन करता है, हमारे को रिहाइड्रेट नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि अगर अमाउंट देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए तो सी वाटर के कंपेरिजन में टी और कॉफ़ी जो है बहुत लेस अमाउंट में हमको नुकसान पहुंचाएंगे। एल्कोहल भी एक तरीके से डिहाइड्रेशन ही करता है क्योंकि इसके अंदर भी जो है डायूरेटिक होता है, लेकिन इसका जो है वेरी लो इन द केस ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका भी इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे अल्कोहल का भी कम पड़ता है। इवन अप टू जो बियर वगैरह भी पीते हैं तो बियर में भी अल्कोहल होता है लेकिन कम परसेंटेज में होता है, लेस देन 15% मेरे ख्याल से जो है लेस देन 50% अल्कोहल जो होता है वो बियर में होता है। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है अगर देखा जाए तो डिहाइड्रेशन के पर्पज से देखा जाए तो भी इसका भी नेगेटिव असर ही होगा, लेकिन सी वाटर का जो है इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। आंसर इसमें दिया हुआ है सी, और एक्सप्लेनेशन में अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस के द्वारा जो है इसका आंसर डी मतलब अल्कोहल दिया हुआ था, बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द ह्यूमन ब्लड कॉजेज डेथ, तो ह्यूमन ब्लड में कितना परसेंटेज अल्कोहल अगर हो जाए तो डेथ का कारण बन सकता है। झारखंड में ये क्वेश्चन पूछा था। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड द BAC, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। इसको मेजर किया जाता है एज ए परसेंटेज। 0.1% ऑफ द क्वांटिटी मीन्स दैट 0.10 ग्राम ऑफ द अल्कोहल इज प्रेजेंटेड इन द 100 ml। तो मतलब 100 ml को अगर 100 ग्राम से भी हम कंपेयर करें तो 100 ग्राम में अगर 0.1 ग्राम जो है अल्कोहल है तो 0.1 ग्राम हमारा हो गया परसेंटेज के वाइज से अल्कोहल। मोर देन 0.4% अगर जो होता है, अगर ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन अगर ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत पाया गया है तो इसके चलते डेथ किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन सी हैज़ बीन मार्क एज ए करेक्ट आंसर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो सी का मतलब जो है 5। तो 5 का मतलब क्या है कि 5 में भी डेथ हो जाएगा और 7 में भी डेथ हो जाएगा, क्योंकि 0.45% से एबव होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 3 में भी डेथ होगा, 2 में भी डेथ होगा। तो ये तीनों के तीनों जो है एक तरीके से देखा जाए तो चारों जो है आंसर अगर देखा जाए तो सही होगा कि कितना परसेंटेज ब्लड में अल्कोहल होने से डेथ हो सकता है। तो आंसर है इसका 0.45% ऑफ द BAC, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। इन विच फैकल्टी इज साइंटिस्ट इवान पावलोन नोनेस, तो इवान पावलोन किस मतलब साइंटिस्ट से जुड़े हुए हैं, किस साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इवान पावलोव वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट जिनका रिसर्च ये बताता है कि द साइकोलॉजी ऑफ द डाइजेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ लर्निंग क्लासिकल कंडीशन, इन द सेंस कि डाइजेशन सिस्टम, स्टोमक वगैरह के का रिलेशन जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह का भी एक तरीके से को रिलेशन इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। मोस्ट ऑफ हिज रिसर्च वाज गैदर्ड स्टडिंग द सैलिवेशन ऑफ द डॉग। उन्हें जो है नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में इन द मेडिसिन बोला जाए तो 1904 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है। वॉइस ऑफ द मेन एंड वुमेन्स आर द डिफरेंट, ये मतलब ये सही है कि मेन का वॉइस और वुमेन का वॉइस जो है एक दूसरे से डिफरेंस होता है। फिर दूसरा क्या है, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कार्ड इज डिफरेंट इन द मेन एंड वुमेन, तो ये भी सही है। लेंथ और फोकल जो होता है मतलब लेंथ और थिकनेस जो वोकल कार्ड्स का होता है वो भी मेन और वुमेन का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों सही हैं। और आंसर क्या दिया हुआ है डी, तो बोथ ए एंड R2 एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। 2025 के यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है ये। नेक्स्ट है, अगर एक्सप्लेनेशन समझा जाए, द फंडामेंटल पिच ऑफ ह्यूमन वॉइस मेनली डिपेंड्स ऑन द लेंथ, मास एंड टेंशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स, जबकि वॉइस क्वालिटी इज डिटरमाइंड लार्जली बाई द रेजोनेंस ऑफ द वोकल ट्रैक्ट्स। और देखा जाए तो एडल्ट मेल का जो वोकल फोल्ड्स होता है आर इन एवरेज लॉन्गर देन एंड थिकर देन द फीमेल। तो वोकल फोल्ड्स क्या होता है मेल का कंपेयर देन फीमेल के, वो लंबा भी होता है और मोटा भी होता है, जिसके चलते जो है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर लेंथ एंड मासेस मेल वोकल फोल्ड्स टू प्रोड्यूस ए लोअर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन।
जिसके चलते जो है वॉइस साउंड रिलेटिवली हेवियर होता है। ह्यूमन के जो है वोकल ट्रैक्ट जो होता है, वोकल फोल्ड्स वगैरह के हेवी होने की वजह से जो है, थिकनेस मोटाई ज़्यादा होने की वजह से, लंबाई ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारा वॉइस का जो साउंड होता है वो भी जो है एक मतलब हेवियर होता है, भारी होता है और डीपर होता है। वहीं फीमेल में देखा जाए कंपेरेटिवली तो जो वोकल फोल्ड्स वगैरह होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, थिनर होते हैं। इसके चलते जो है ये हायर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वजह से जो है वॉइस जो है रिलेटिवली शार्पर होता है और पिच जो है उसका ज़्यादा होता है। लेंथ एंड रेजोनेंस ऑफ द वोकल ट्रैक्ट्स, स्पीकिंग हैबिट्स, ये आल्सो जो है ये भी एक वॉइस क्वालिटी होता है। जबकि डिफरेंस कहाँ पे होता है, लेंथ और थिकनेस की वजह से जो है वोकल फोल्ड में इंपॉर्टेंट रीजन है कि मेल और फीमेल के वॉइस में जो है हमको क्लियर कट डिफरेंसेस दिखता है। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ द वुमेन इज़ इन जनरल, तो मेन के कंपेयर में जो है पिच ऑफ द वुमेन का जो है वो ज़्यादा होता है, हायर देन द मेन। नॉर्मली पिच ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मोर देन द पिच ऑफ द मेन। इसके चलते जो है वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर श्रिलर टाइप का होता है और प्लीजेंट दिखता है। जबकि पिच इज द फीचर ऑफ द वॉइस बाई विच वॉइस इज सेड टू बी ग्रेव और श्रिल और इट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी विच इज ए नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर कौन नहीं है, नॉट पूछ रहा है। फ्लोरल इंडिकेटर, फ्लोरल मतलब जो है जैसे प्लांट्स वगैरह कुछ इंडिकेट करते हैं क्लाइमेट चेंज का, तो ये सही बात है, ये एक हम ये इंडिकेट करते हैं। क्रायोजेनिक इंडिकेटर, लो टेम्परेचर का कुछ इंडिकेशन जो होता है वो भी हमको इंडिकेट करता है। टेक्टोनिक इंडिकेटर, लॉन्ग टर्म चेंजेस, आंसर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म चेंजेस। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या होता है, इज ए नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। फॉसिल्स प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्लेशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ द क्रायोजेनिक इंडिकेटर। कंटिनेंटल शिफ्ट ड्रिफ्ट जो होता है एंड पोल वांडरिंग आर एग्जांपल ऑफ द टेक्टोनिक इंडिकेटर। तो ये सब चीज़ें जो है क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर थे। जैसे कि इसको मतलब इस क्वेश्चन को इस वे में समझना है हमको कि हिस्टोरिकली अर्थ का जैसे मान लीजिए 1.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ जो है इवोल्यूशन से लेकर के अब इस स्टेज में आया है। तो ये जो हमारा जो चेंजेस होकर के आया है अर्थ में, क्लाइमेट चेंज, तो किस किस चीज़ों को हम पकड़ते हैं कि पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं और प्रेजेंट में ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये चेंज को इंडिकेट करता है। तो फ्लोरल जैसे प्लांट वगैरह जो है किस तरीके से चेंज हुए, फिर क्रायोजेनिक इंडिकेटर के रूप में और टेक्टोनिक इंडिकेटर के रूप में जो है ये हमको दिखता है। लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है इसमें शामिल नहीं होता है। फिर इसमें पूछ रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इसमें एक है फोटोसिंथेसिस, मिनरल अपटेक्स, रेसिपिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं बॉडी पार्ट्स में, सेल्स वगैरह होते हैं, उसको हमको मैच करना है। पहला है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिनरल अपटेक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। रेसिपिरेशन हम अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके थ्रू रेसिपिरेशन होता है। और एनर्जी मतलब पावर हाउस जो होता है मतलब सेल्स का, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट का 2, बी का 1 और सी का 3 और डी का 4 हो जाता है। तो आंसर क्या है हमारा सी। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, मिनरल अपटेक जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है। रेसिपिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। हु डिस्कवर द प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो हैविंग द लाइफ, तो ये जो है इंडिया के जो साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, ये जो है इन्होंने जो है पहली बार रिकॉग्नाइज किया और रिप्रेजेंट किया कि किस तरीके से जो है प्लांट्स वगैरह भी जो है उनके अंदर लाइफ होता है। इन अ कोल्ड स्टोरेज डिकम्पोजिशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो कोल्ड स्टोरेज में जो डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स वगैरह जो होता है और वेजिटेबल्स का होता है वो बहुत स्लो होता है। स्लो होता है इसलिए कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल ख़राब नहीं होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसमें रेसिपिरेशन जो होता है वो स्लो कर दिया जाता है। बहुत लो टेम्परेचर पे रखने की वजह से, चाहे फ्रिज में हम कोई सामान रखते हैं तो जल्दी सामान ख़राब नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है रेसिपिरेशन को स्लो कर दिया जाता है। तो क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में डिकम्पोजिशन जो है गेट रिटार्डेड मतलब स्लो डाउन हो जाता है। फूड्स एंड द मेनी अदर कमोडिटीज़ कैन बी प्रिजर्व बाय द स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, जिसके चलते जो है क्यों होता है ऐसा, तो रिटार्ड्स द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द स्पॉयलेज एजेंट्स इन कंसिस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स। लो टेम्परेचर के चलते जो है डज नॉट डिस्ट्रॉय दिस स्पॉयलेज एजेंट्स एज डज हाई टेम्परेचर बट ग्रेटली रिड्यूसेस देयर एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पे जो ये जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट मोल्ड, जो फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हाई टेम्परेचर पे उनकी जो एक्टिविटी होती है कंपेयर देन अगर देखा जाए कोल्ड कंडीशन में, तो कोल्ड कंडीशन में उनकी एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, तो स्पॉइल करने में उनको बहुत टाइम लगता है, गेट रिटार्डेड। विच एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर प्रॉपरली, तो फाइबर को प्रॉपरली डाइजेस्ट कौन सा एनिमल नहीं कर पाता है, तो आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, पिग। पिग इज ए ओमनीवरस एनिमल। ओमनीवरस मतलब
मतलब ये जो है हर्बीवरस भी है और कॉर्निवरस, दोनों वाले एनिमल के कॉम्बिनेशन को हम ओमनीवरस बोलते हैं। हु कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर प्रॉपरली, जबकि गोट, काऊ और एलिफेंट जो है ये रूमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं। जनरली हम क्या, जैसे उनके माउथ का जो बिहेवियर होता है, हिंदी में हम बोलते हैं जुगाली करना, और इसको जो बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। हु हैव द बैक्टीरिया फॉर द डाइजेशन ऑफ द फाइबर, तो रूमिनेंट्स एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर जो है स्टोमक में फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। व्हाट डज द फिलेटलिस्ट डू, तो फिलेटलिस्ट क्या करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ द कॉइन, कलेक्शन ऑफ द स्टाम्प, तो फिलेटलिस्ट जो है कलेक्शन ऑफ द स्टाम्प करते हैं। बाकी ऑप्शन भी देखा जाए, कलेक्ट्स द पिक्चर ऑफ द बर्ड्स, कलेक्ट द फेदर्स, तो आंसर हमारा भी दिया है कि कलेक्शन ऑफ द पोस्टेज स्टाम्पेस। फिर जो बायोजेक्टर किसे कहते हैं, अब बायोजेक्टर क्या होता है, तो ये होता है अ पेनलेस निडललेस इंजेक्टर। बायो इंजेक्टर क्या होता है, एक दर्द, मतलब दर्द नहीं होता है उसको, पेनलेस और नीडल लेस इंजेक्टर होता है। इसको अगर समझा जाए तो बायोजेक्टर एक इनोवेटिव वर्सेटाइल नीडल फ्री इंजेक्शन है जो कि यूज किया जाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ मिलियंस ऑफ द इंजेक्शन इन द वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो हेल्थ केयर वगैरह में इसका जो है वाइडली यूज किया जा रहा है, मतलब इसमें पेन भी नहीं होता है और नीडल लेस भी होता है ये। फिर रॉबर्ट वेबस्टर इज़ नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो रॉबर्ट वेबस्टर को जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित वर्क के लिए जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। रॉबर्ट गॉर्डन वेबस्टर इज एन एवियन इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट थे ये। वेबस्टर इज द वर्ल्ड्स रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोटीन्स एंड रिसर्चर्स ऑफ द न्यू वैक्सीन एंड द एंटीवायरल्स। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्ट द वैक्सीनेशन, तो कौन ऐसे डॉक्टर साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीनेशन को अटेम्प्ट किया, तो ये होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो कि 1749 से 1823 तक थे, एक ब्रिटिश फिजिशियन थे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वैक्सीन के कंसेप्ट को जो है लोगों के सामने रखा एंड उन्होंने क्रिएट किया स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को, द फर्स्ट वैक्सीन, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी जिसको डेवलप किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, हिज फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज द 1796। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो यहाँ पर फिर हमने बताया कि अभी जो डिस्कशन किया कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी थे एडवर्ड जेनर। फिर जोनास साक इज़ नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, पहला है स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया गया था। कोलेरा वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन और नन ऑफ द अबव, तो इसमें आंसर है पोलियो वैक्सीन। तो जोनास एडवर्ड साक एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे और वायरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया और डेवलप किया फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन। वो न्यूयॉर्क सिटी में बॉर्न हुआ था एंड अटेंडेड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द मेडिसिन। बाद में जो है वो मेडिकल रिसर्च के लिए जो है अपने आप को एज ए प्रैक्टिसिजन फिजिशियन के रूप में जो है जाने गए और उन्होंने पोलियो वैक्सीन को जो है डेवलप किया। नेक्स्ट है कि इसमें साइंटिस्ट का नाम है और दूसरा उनका अचीवमेंट है, उसको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें पहला है अर्बर एंड स्मिथ, फेल्डमैन, मुल्लिस और टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो अर्बर एंड स्मिथ के द्वारा जो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एग्रोबैक्टीरियम TDNA, डिस्कवरी ऑफ एंडोन्यूक्लियस, तो अर्बर और स्मिथ के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ एंडोन्यूक्लियस किया गया था। फिर जो है टेमिन एंड बाल्टीमोर के द्वारा डिस्कवरी ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जिसका जैसे कोविड का जो मतलब जो है अगर देखा जाए डिजीज़ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू फैल रहा था, तो टेमिन एंड बाल्टीमोर के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का डिस्कवरी किया गया था। इसी के आधार पर कोविड वैक्सीन भी डेवलप किया गया। फील्डमैन के द्वारा जो है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द एग्रोबैक्टीरियम TDNA और मुलिस के द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कवर किया गया था, उनका जो है अचीवमेंट था। तो आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, ए दिया हुआ है आंसर 2143। तो अर्बर एंड स्मिथ के द्वारा डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फेल्डमैन के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द एग्रोबैक्टीरियम TDNA, मुलिस के द्वारा डिस्कवरी ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और टेमिन एंड बाल्टीमोर के द्वारा जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कवर किया गया था। फिर जो है इसमें से कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच दिया हुआ है, फ्रांसिस कॉलिन, सर्जी ब्रिन, जिम्मी वेल्स। उसके बाद जो है फ्रांसिस कॉलिन्स का जो है अगर देखा जाए तो मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम किया गया था इनके द्वारा डिस्कवरी। सर्जी ब्रिन के द्वारा जो है गूगल सर्च इंजन और जिम्मी वेल्स जो है विकीपीडिया के लिए जो है जाने जाते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है, तीनों 1 2 3 जो है सही है। तो फ्रांसिस सेलर कॉलिन्स एक अमेरिकन के फिजिशियन साइंटिस्ट थे फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द जीन्स एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ डिजीज एंड हिज लीडरशिप ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के लेकर के ह्यूमन के जीन को मैपिंग करने के लिए फ्रांसिस सेलर कॉलिन को जाना जाता है। साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कार्य किया था कि डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ इन द बेथियासा मेरीलैंड में इनको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, उन्होंने ऐसा डायरेक्टर के पद पर कार्य किया। सर्जी
मिखाइल ब्रिन इज ए अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंटरनेट एंटरप्रेन्योर। उन्होंने साथ साथ जो है लैरी पेज के साथ मिलकर के गूगल को जो है को फाउंडर के रूप में जाना जाता है और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंटरनेट कंपनी अभी। फिर जो है जिम्मी डोनाल्ड, जिसको जिम्बो बोला जाता है, जिम्बो वेल्स इज एन अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर बेस्ट नोन फॉर इट्स को फाउंडर एंड प्रमोटर ऑफ द ऑनलाइन नॉन प्रॉफिट इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया जिसको है, एंड फॉर द प्रॉफिट विकी या वेब होस्टिंग कंपनी। तो ये सब चीज़ें जो है इनसे एसोसिएटेड है। तो अगर देखा जाए तो विकीपीडिया से कौन है, जिम्मी वेल्स, और सर्जी ब्रिन जो है वो गूगल सर्च इंजन से रिस्पॉन्सिबल है, और सर्जी ब्रिन जो है साथ साथ में लैरी पेज से मिल करके गूगल को जो है एक तरीके से को फाउंड किया था इन्होंने। विच साइंटिस्ट हैज़ प्रोपाउंडेड द इरोजन साइकिल थ्योरी। तो इरोजन साइकिल थ्योरी जो है डेविस के द्वारा दिया गया था। ये एक्चुअली में जियोग्राफी का पार्ट है। तो साइकिल ऑफ इरोजन इज ए मॉडल ऑफ द एक्सट्रीम इरोजन एंड द लैंडस्केप ऑफ द डेवलपमेंट प्रपोज बाय द विलियम्स मॉरिस डेविस। ये कंसेप्ट जो है जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ द इरोजन विच रिकोगनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑब्लिटरेशन ऑफ द रिलीफ और प्लांटेशन ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लैंडस्केप बाय द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। तो एक्चुअल में जो है जियोग्राफिकली जो है लैंडस्केप का जो है मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट और न्यू प्लांटेशन वगैरह का जो ग्रोथ होता है, रिलीफ वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, उस थ्योरी को थ्रू द इरोजन ऑफ इसको डेवलप किया गया था डेविस के द्वारा। इनको प्रपोन किया गया था डेविस। ऑक्जेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है एज ए इंस्ट्रूमेंट? ऑक्जेनोमीटर जो है ये रेट ऑफ द ग्रोथ का मेजरमेंट किया जाता है इसके द्वारा। तो एक एपर्टस होता है यूज्ड फॉर द मेजरिंग द रेट ऑफ द ग्रोथ इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो प्लांट का ग्रोथ है उसको मेजर करने के लिए ऑक्जेनोमीटर का यूज किया जाता है। अ पर्सन ऑफ द मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन द लैटिन अमेरिका इज कॉल्ड। तो लैटिन अमेरिका में कोई यूरोपियन और इंडियन ब्लड के मिक्स ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो मेस्टिजो बोला जाता है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका क्या है? तो लैटिन अमेरिका जो है साउथ अमेरिका का जो पार्ट होता है उसको, साउथ अमेरिका को हम एक तरीके से लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। तो वहाँ पे इंडियन ओरिजिन और यूरोपियन ओरिजिन के व्यक्ति अगर मिक्स रूप में अगर सर्वाइव करते हैं तो मेस्टिजो बोला जाता है। लैटिन अमेरिका में एक पर्सन ऑफ द मिक्स्ड रेस, स्पेशली जो है यूरोपियन और इंडिजीनियस अमेरिकन, इंडियंस को बोलेंगे, उसको बोला जाता है मेस्टिजो। मेस्टिजो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिक्सटिकस, जिसका मतलब होता है मिक्स, इज़ द स्पेनिश वर्ड फॉर द जनरल पर्पस ऑफ मिक्सिंग एंसेस्ट्रीज। तो मिक्सिंग वर्ड के पे मिक्स्ड, अगर कोई दो जीन्स वगैरह के डिफरेंट जीन्स के व्यक्ति अगर मिक्सअप होकर के एक नया जीन्स डिक्लेयर करते हैं तो उसको मिक्स के रूप में मेस्टिजो बोला जाता है एज ए स्पेनिश वर्ड लैटिन अमेरिका में। द एज ऑफ द मोस्ट ऑफ द एंशिएंट माउंटेन ग्रुप इज एसेस्ड बाई द। तो मतलब माउंटेन जो होते हैं, माउंटेन ग्रुप के एंशिएंट होने का कैसे हम एसेस करते हैं? तो उसको यूरेनियम लीड प्रोसेस के थ्रू उसके लाइफ को मतलब जो है हम रीड करते हैं कि कितना पुराना है, तो उसका एंशिएंटनेस या फिर कितना वो ओल्ड है वो यूरेनियम लीड प्रोसेस के थ्रू जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन अगर समझा जाए इसका, तो यूरेनियम लीड प्रोसेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिफाइंड मेथड जिसको हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द एंशिएंट माउंटेन रॉक्स, जो कि फॉर्म हुए हैं 1 मिलियन ईयर एगो और उससे पहले। रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें जो है C4 जो कार्बन जो 14 जो है डेटिंग का यूज किया जाता है, ये मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें जो है फॉसिल्स, डेड एनिमल्स वगैरह के जो रिमेन्स वगैरह होते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, तो उसका अगर हमको डेटिंग निकालना है तो वो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है जिसको हम कार्बन 14 बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियो कार्बन C14 ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन C14 क्या होता है? रेडियो का कार्बन का आइसोटोप है। तो इसका यूज करके जो है हम फॉसिल्स मटेरियल वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होते हैं, उसके लाइफ को हम पता करते हैं कि कितना पुराना है। लेकिन अगर एंशिएंट माउंटेन वगैरह, हिल्स वगैरह का जानना है हमको, तो उसके लिए यूरेनियम लीड मेथड जो है वो भी एक तरीके से मतलब जो है डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स से रिलेटेड जो होते हैं उनका, जो ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होते हैं उनका हम मतलब कार्बन डेटिंग के थ्रू जो है एज को डिटरमाइन करते हैं। द एज ऑफ द ट्री इन द ईयर कैन बी असर्टेन बाई। तो जो जैसे ये ट्री होता है तो जो एंगुलर रिंग होते हैं चारों तरफ जो पाए जाते हैं, तो उसको जज करके जो है नंबर ऑफ काउंट करके तो है उसको इस हिसाब से हम जो है ट्री की एज को पता करते हैं। तो नंबर ऑफ द इट्स एंगुलर रिंग जो है इसके आधार पे हम एज ऑफ द ट्री को रिकोगनाइज करते हैं। फिर यह है एमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द सॉइल क्ले रिटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर। ठीक है, क्ले हैज़ द पोर स्पेसिस ऑफ द लार्ज साइज। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, क्ले उस सॉइल के अंतर्गत जो है क्ले जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर को स्टोर करके रखता है। मिट्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन क्ले के अंदर वाटर जो है कैपेबिलिटी एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? कि क्ले हैज़ अ पोर स्पेसिस ऑफ द लार्ज साइज। तो ये गलत बात है। क्ले तो और भी ज़्यादा, उसके पास लार्ज साइज के जो है पोर्स नहीं होते हैं और ज़्यादा वो चिपका रहता है, बहुत कम जो है उसकी पोरोसिटी चाहे परमेबिलिटी होती है। तो आंसर क्या है? A सही है और R जो है वो हमारा। इसमें जो है वेरियस सॉइल के टाइप में जो है क्ले के पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स।
It having a high porosity because of its grains are very small, there are a lot of small pores space between them। तो ये सही बात है। और बाकी जो रीज़न दिया हुआ है कि लार्ज साइज होने की वजह से स्पेस, मतलब उसके लार्ज साइज होने की वजह से जो है ज़्यादा वाटर रिटेन कर पाता ये नहीं है, इसमें पार्टिकल जो है और स्मॉल होते हैं, बहुत क्लोजली जो है एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं ये। एल्कलाइन सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाई, तो जैसे सॉइल एल्कलिनिटी होती क्या है कि जैसे हमारा वाटर टेबल, जैसे पंजाब हरियाणा जो एरिया है हमारा, वहाँ पर क्या होता है कि टू मच मतलब ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोरेशन की वजह से जो है वहाँ पर वाटर टेबल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सॉइल जो है वहाँ की एल्कलाइन होती जा रही है। तो एल्कलाइनिटी को ख़त्म करने के लिए जो है यूज ऑफ द जिप्सम वगैरह का भी हम यूज करते हैं। तो जिप्सम को मतलब जो है छिड़काव करने से, चाहे मिक्सअप करके सॉइल में अगर किया जाए तो एल्कलाइनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एल्कलाइन क्या होता है, सॉइल जो है बेसिक नेचर का हो जाता है, तो उसको है जिप्सम ऐड करने से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एल्कलाइन सॉलिड आर रिक्लेम्ड बाय द और इम्प्रूव बाय द लीचिंग, क्रॉप रोटेशन और प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज एरिया एडिशनली टू द जिप्सम। तो एडिशन ऑफ द जिप्सम के साथ साथ जो है और भी जो है मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें लीचिंग कर दिया जाए, क्रॉप रोटेशन करता जाए, सब सरफेस ड्रेनेज एरिया को और इम्प्रूव कर दिया जाए, तो इसमें एल्कलिनिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। जिप्सम एप्लीकेशन इज वन ऑफ द कॉमन अमेंडमेंट्स यूज्ड इन द रिक्लेमिनेशन ऑफ द एल्कलाइन सॉलिड इन इंडिया। Quantity of the gypsum to be applied depends upon the extent of soil alkalinity, soil texture and crop to be grown। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए एल्कलिनिटी का इम्पैक्ट जो है सॉइल पे पंजाब और हरियाणा पे हमको दिखता है। ड्यू टू सम ऑफ रीजन इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंस और कंसिक्वेंसेज। तो बटरफ्लाई का अगर पॉपुलेशन ह्यूज अमाउंट में जो है डिक्लाइन हो जाता है, इफ़ देयर इज ए ह्यूज पॉपुलेशन फॉल होता है यहाँ पे बटरफ्लाई का, तो क्या इम्पैक्ट होगा। पॉलिनेशन ऑफ द सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड नहीं है और पॉलिनेशन करता है बटरफ्लाई, तो पॉलिनेशन जो है अफेक्ट होगा, ये एब्सोल्युटली सही है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, तो ये ड्रास्टिक एक एक्सट्रीम वर्ड है। देखिए मतलब फंगल इन्फेक्शन जो है किसी कल्टिवेटेड प्लांट में बढ़ सकता है, इसमें नो डाउट अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन फॉल होता है, लेकिन ड्रास्टिकली मतलब जो है आज अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन घट गया तो तुरंत जो है ये चीज़ हो जाएगी, ये जो है डाउटफुल मतलब जो है ऑब्जेक्टिव है ये। इट कुड लीड टू द फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, तो लीड्स टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम पूछा है, तो ये भी एक जीनियन मतलब आंसर दे रहा है, तो इसके आधार पे जो है आंसर होना चाहिए C1 and 3, तो इसी के आधार पे C1 and 3 दिया हुआ है। अगर फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्विटिक वीड्स क्या है, तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्विटिक वीड्स क्या है, एक ही एक्रोनिया बोलते हैं एक, तो ये आइकोडर्मिया जो होता है एक तरीके से सबसे प्रॉब्लमेटिक क्यों है कि इसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। किसी वाटर बॉडी पे लेक, पाउंड, चाहे मतलब कोई भी वाटर बॉडी अगर है और वहाँ पर ये अगर ग्रोथ पा गया, अगर ग्रोथ करने लगा, तो ये इतना तेज़ी से ग्रोथ होता है कि उस पूरे वाटर बॉडी को कवर अप कर लेता है, जिससे जो है वो लेक चाहे पॉन्ड जो है एक तरीके से डेड कर जाता है, सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और अदर जो मतलब जो है फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो होते हैं उनका भी सर्वाइवल जो है डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको जो है मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्विटिक वीड्स बोला जाता है, किसको, आइकोडर्निया को। आइकोडर्निया को एक तरीके से वाटर हाइकिनिक भी बोला जाता है और इसको वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्विटिक वीड्स बोला जाता है। टेरर ऑफ द बंगाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ दिया विच मतलब जो है सी वीड्स चाहे वाटर वीड्स को टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, तो एक ही डोर्निया ही कहलाएगा। एस्चुरीज पोसेस डिस्टिंक्शन ब्लूम्स ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द पिगमेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स, दिस ब्लूम्स आर कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे रेड टाइड्स। रेड टाइड्स क्या होता है, एक तरीके से जैसे यूट्रोफिकेशन जो होता है, अगर हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन के थ्रू अगर एक मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स पॉन्ड्स में, लेक्स वगैरह में चला जाए, चाहे एस्चुरी में चला जाए, तो वहाँ पर जो है ग्रोथ होने लगता है एल्गाई ब्लूम वगैरह का, उसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं। जो एल्गाई ब्लूम होता है, तो रेड टाइड इज ए मरीन एनवायरनमेंट इवेंट वेयर द प्रोटिस्ट इंक्लूडिंग एल्गाई और डाइनोफ्लेजियस जो है इसका ग्रोथ जो है ट्रेमेंडस अमाउंट में होता है, जिसके चलते इस ग्रोथ को हम ब्लूम बोलते हैं और एल्गाई ब्लूम बोलते हैं। इसके चलते जो है न्यूट्रिएंट्स लेवल जो होता है ये इन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी जो स्पीसीज वगैरह है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल नहीं पाता है। इस पूरे प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन भी हम बोल सकते हैं, जिसमें यह है कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से कुछ पर्टिकुलरली जो है अलगाई वगैरह का ब्लूम हो जाना और बाकी चीज़ों का जो है बाकी जो फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन है वो अगर उनको न मिल पाए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो वो डेथ कर जाते हैं। तो इसमें जो है दिस एल्गाई ब्लूम्स में प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स और कंज्यूम डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड देयरफॉर कॉजेज डैमेज और डेथ टू द मेरीन लाइफ। तो ये जो है इसको हम रेड टाइड्स बोला जाता है। ये जो पॉल्यूटेंट्स है यहाँ पे जो एल्गाई ब्लूम हुआ है उसको रेड टाइड्स के रूप में जाना जाता है। द कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गाई Spirogyria and the Eulothrix are found in the both freshwater ponds and the ocean.
द कैमिलियन कैन लुक अहेड विद वन आई एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड विद द अनदर आई। तो एक कैमिलियन क्या होता है, एक जैसे गिरगिट टाइप का आप समझिए, एक प्रजाति है जो कि एक आंख से आगे की तरफ देखती है और दूसरे आंख से जो है पीछे की तरफ देखती है, और इसके पास कैपेबिलिटी भी होती है कि ये अपने आंख को 180 डिग्री घुमा ले। मतलब अगर यहाँ पे देख रही है तो फिर ये 180 डिग्री भी अपने आप को रोटेट कर पाती है। तो ये एब्सोल्युटली सही है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होता है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। ओशियन के पास फ्रेश वाटर नहीं होता है, सलाइन और एल्कलाइन वाटर वगैरह होता है, साल्टी वाटर होता है, वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है हमारा पहला गलत है और दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Microbial biotechnology has been used in the rehabilitation degraded sites because of the microbial enables plants to। तो हमने पहले भी देखा था कि माइक्रोजिया वगैरह को हमने डिस्कशन किया था। एक तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो है, मतलब एक तरीके बायोवेक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि रजिस्ट करते हैं ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। एक्सट्रीम जो पीएच वैल्यू होता है उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं। रजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन। तो ये तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है जिस एरिया में जो है रिहेबिलिटेशन को हमको मतलब फिर से रिन्यू करना है, जो डिग्रेडेड साइट्स है वहाँ पे फिर से एक नया मतलब जो है प्लांट वगैरह को ग्रो कराना है, तो माइक्रोजियल बायोटेक्नोलॉजी का यूजफुल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों। माइक्रोजिया एक सिम्बायोटिक जो है जनरली म्यूटिलिज्म के थ्रू जो है ग्रो करने वाला एक पैथोजन है जो कि एसोसिएट होता है बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। तो वेस्कुलर प्लांट के रूट में और फंगस जो होता है ये माइक्रोजिया, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। Microbial association with the fungus colony, the host plant's roots, either intracellular is an arbuscular microbial fungi or extracellular as an ectomycorrhizal fungi. They are important component of the soil life, soil chemistry. Microgyria resist drought and increase absorption area, tolerant extreme pH value और resist disease infestation. Bio-rock technology is talked about in which one of the following situation? तो bio-rock technology जो है अगर उसको हम समझा जाए तो किस सिचुएशन में इसके बारे में बात किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज कोरल रीफ, डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्लांट रेसिड्यूज, आइडेंटिफिकेशन एरिया ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द सेल गैसेज, प्रोवाइडिंग साल्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज जो है जो कोरल रिलीफ वगैरह जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज ऐसे तरीके से किया जाता है कि जो एक्सटिंक्शन वगैरह कोरल रीफ का हो रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो चीज़ें हो रही हैं, उसको अगर कोरल रीफ डैमेज हो जाता है तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे मैंग्रोव वगैरह का भी अगर जो है डैमेज हो जा रहा है तो उसको भी जो है बायोरॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है रिस्टोर किया जा सकता है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन प्रोसेस, ओरिजिनली इसको इन्वेंट किया गया था 1976 में बाय द लेट जर्मन बॉर्न आर्किटेक्ट एंड मरीन साइंटिस्ट वोल्फ हिल्बर्ज के द्वारा। इन्होंने जो है एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल जो है सी में डेवलप किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था। ये एक यूनिक मेथड है जिसके अंतर्गत जो है कोरल रीफ को एक तरीके से रिन्यूअल किया जाता है विथ अदर मरीन इकोसिस्टम, जिसमें सी ग्रासेस, साल्ट मार्सेस, मैंग्रोव्स है और अदर ऑयस्टर रीफ्स जो है टू सर्वाइव एंड रिकवर फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे कोरल रीफ का, चाहे मैंग्रोव का, चाहे अदर वाटर बॉडी जो होते हैं जैसे सी ग्रास, साल्ट मार्सेस, अगर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जैसे यूट्रोफिकेशन हुआ था, रेड टाइड वगैरह हुआ था, तो एक्सेस न्यूट्रिफिकेशन वगैरह कुछ हो गया, क्लाइमेट चेंज के चलते, फिजिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर कुछ चीज़ें हो जा रही हैं तो दोबारा अगर से रिस्टोर करना होगा तो ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजी को एज ए इनोवेटिव जो है मतलब यूज किया जा सकता है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है सेट टू बी द ओनली सस्टेनेबल मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ्स फ्रॉम द मास एक्सटेंशन फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से कोरल रीफ को जो एक्सटेंशन का खतरा है रिस्टोर करने का तरीका बायोरॉक टेक्नोलॉजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉली हाउस इज यूज्ड फॉर द, पॉली हाउस किस लिए किया जाता है? तो ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। आज के डेट में ये एक अच्छा मतलब बिजनेस भी चल रहा है कि जिसके पास जो फार्मलैंड वगैरह है तो वो पॉली फार्मिंग करते हैं। तो पॉली फार्मिंग में क्या रहता है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। एक वाइट कलर का जो है शेड बना करके कपड़े का, कॉटन का, और उसके अंतर्गत जो है फार्मिंग की जाती है। तो पॉली टनल आल्सो नोन एज पॉली हाउस, हुप ग्रीन हाउस और द हुप हाउस और द हाई टनल इज ए टनल मेड ऑफ द पॉलीथिलीन यूजली सेमी सर्कुलर शेप में, स्क्वायर और इलोंगेटेड शेप में जो है इसको बना करके फार्म लैंड जो होता है उसको ढक दिया जाता है। दिस पॉली हाउस आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ब्राइट सन्स, हेल्थ और स्टॉर्म से बचाता है। तो पॉली हाउस में जो है पॉली फार्मिंग भी की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। हाउ मेनी ऑफ दिस वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज इन द 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी। तो पुर्तगालिस के द्वारा जो है ये तीनों को, पपाया, गुआवा और पाइनएप्पल, तीनों जो है पुर्तगालियों के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन ये छूट गया था 180 नंबर कि फाइटोट्रॉन इज फैसिलिटी टू। तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो ग्रो प्लांट अंडर द कंट्रोल कंडीशन। तो फाइटो का मतलब क्या होता है? ये प्लांट से एसोसिएटेड होता है। तो प्लांट को ग्रो करने का एक अंडर कंट्रोल कंडीशन में प्रोसेस है फाइटोट्रॉन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें क्लॉथ दिया हुआ है और ओरिजिन। तो लिनन ये कॉटन का एक तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म है, इवन मतलब जो है सबसे प्रीमियम कॉटन जो होता है वो लिनन होता है। फिर क्वायर, मोहेर और डाउन ये जो है क्लॉथ हैं। और ओरिजिन कैसे हो, तो लिनन जो है वो फ्लेक्स प्लांट से पाया जाता है। कॉयर जो कि कोकोनट के जो प्लांट होते हैं उससे बनाया जाता है। कॉयर और रस्सी वगैरह बना करके बांधने के लिए भी काम आता है, इसके मैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो लिनन फ्लेक्स प्लांट, कॉयर जो है वो कोकोनट प्लांट, मोहेर जो मफलर वगैरह जो यूज किया जाता है वुलन कपड़े वगैरह, तो अंगोरा गोट से इसको ड्रॉ किया जाता है। और डाउन जो होता है वो फीदर्स ऑफ द डक्स एंड द गीज से में ड्रॉ किया जाता है, इसका ओरिजिन हुई। तो लिनन फ्लेक्स प्लांट्स, कॉयर कोकोनट प्लांट्स, मोहेर अंगोरा गोट्स और डाउन जो है वो फेदर डक्स और गीज के रूप में। अंगोरा वूल कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो अंगोरा जो है एक रैबिट से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अंगोरा जो वूल होता है वो रैबिट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अंगोरा वूल, अंगोरा हेयर और अंगोरा फाइबर जो है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट। इट रिफर्स टू एज ए डाउनी कोट प्रोड्यूस्ड बाई द अंगोरा रैबिट। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मोहेर विच कम्स फ्रॉम द अंगोरा गोट। तो मोहेर जो होता है वो अंगोरा गोट से निकाला जाता है, जबकि अंगोरा रैबिट से जो है अंगोरा वूल निकाला जाता है। इसको थोड़ा सा इस डिफरेंसेस को समझना होगा कि अंगोरा वूल जो होता है वो अंगोरा रैबिट से निकाला जाता है, और अंगोरा जो गोट से जो हम क्या निकालते हैं, मोहेर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रैबिट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some marine animals and the insects emit light from their body in the darkness. This phenomena is known as, तो बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। बायो मतलब जो है कोई जीवित व्यक्ति है, जैसे कि कोई इंसेक्ट्स है, मरीन एनिमल्स वगैरह है, और ल्यूमिनेसेंस मतलब जो है लाइट से एसोसिएटेड। तो इस प्रोसेस को लाइट बोलेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस बोलेंगे, जब कोई मरीन एनिमल्स और इंसेक्ट जो है लाइट अपने बॉडी से एमिट करते हैं। हाई यील्डिंग एडवांस्ड सीड्स वेर यूज्ड इन द ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर विच नेसेसरीज, तो मतलब जो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स वगैरह होते हैं जिसका हम ग्रीन रिवोल्यूशन में यूज किया गया है, तो उस सीड्स को क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, तो जो सीड्स होता है उसको मोर फर्टिलाइजर चाहिए और मोर वाटर चाहिए। मतलब अगर कंपेरेटिवली नॉर्मल सीड्स होते हैं तो उसके कंपेरिजन में जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती है वो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन भी ज़्यादा करता है और वाटर का कंजम्पशन भी ज़्यादा करता है। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, वेस्टर्न यूपी में किया गया, पंजाब, हरियाणा। वहाँ पर क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर के लिए जो है जो इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह चाहिए थी वो ज़्यादा सूटेबल थी। इरिगेशन फैसिलिटी गंगा नदी और सिंधु का जो बेसिन वगैरह होता था, नदियाँ ज़्यादा थी, डैम वगैरह बने हुए थे, तो वाटर सप्लाई जो है पॉजिटिव था इसके लिए। और साथ साथ जो है वहाँ के फार्मर्स वगैरह जो है प्रॉस्परस थे, पैसे थे उनके पास, तो फर्टिलाइज़र अगर कॉस्टली भी पड़ता था तो भी वो उसको यूज़ कर लेते थे। इसलिए इंडिया का जो है फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था वो जो है वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा के बेल्ट में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, और ये किस चीज़ों से जो है मिलकर के बनता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो फूड ग्रेन से रिलेटेड। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से रिलेटेड। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। और ब्लू रिवॉल्यूशन किससे है, तो फिश और एक्वाकल्चर से रिलेटेड। फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन्स, वाइट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स, और ब्लू रिवोल्यूशन जो है फिश और एक्वाकल्चर। इसके साथ ही अदर जो है रिवोल्यूशन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर के पोटैटो कल्टीवेशन से लेकर के चाहे पिंक रिवोल्यूशन, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो हमको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद हो। विच वाज द प्रिंसिपल प्लांट यूज्ड इन द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो कौन सा प्रिंसिपल प्लांट ग्रीन रिवोल्यूशन में यूज किया गया था, तो मैक्सिकन व्हीट जो है, एक ड्वार्फ व्हीट हुआ करता था, छोटा सीड्स हुआ करता था, उस व्हीट का यूज जो है एज ए मैक्सिकन व्हीट ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए किया, इसको हम ड्वार्फ व्हीट भी बोलते हैं। फिर डेपोग मेथड ऑफ द राइस नर्सरी वाज डेवलप्ड इन, तो डेपोग मेथड जो है वो फिलीपींस में डेवलप किया गया था, और फिलीपींस में ही किया है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, फिलीपींस में ही। तो डेपोग मेथड ऑफ द रेजिंग राइस नर्सरी वाज डेवलप्ड इन द फिलीपींस, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फिलीपींस से लेकर के। द मेन मेरिट ऑफ दिस मेथड इज दैट इन ए लेस एरिया इट इज़ नीडेड टू रेज सीडलिंग, तो सीडलिंग जो होता है, जो नर्सरी में राइस के जो सीडलिंग को डेवलप किया जाता है, उसके लिए बहुत कम एरिया में जो है सीडलिंग को ग्रो किया जाता है इस डेपोग मेथड में। अबाउट 25 से 30 स्क्वायर मीटर का एरिया में जो है इनफ टू रेज सीडलिंग सफिशिएंट फॉर द प्लांटिंग ऑफ द 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर के एरिया में अगर हमको राइस की कल्टिवेशन करना है, ग्रो कराना है, तो उसके लिए जो सीडलिंग तैयार किया जाता है वो केवल 25 से 30 स्क्वायर मीटर एरिया में ही सफिशिएंट है सीडलिंग को तैयार करना। फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप इन इंडिया वाज द, तो इसमें जाया जो है एक ड्वार्फ राइस वैरायटी जो है जाया इंडिया में डेवलप किया गया था। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी राइस डेवलप इन इंडिया वाज द जाया। इंसेक्टिवोरस फिश यूज्ड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल इज, तो मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिवोरस फिश एक जो है वो डेवलप किया जाता है, तो वो कौन सी है, तो गाम्बूजिया जो है एक फिश है जिसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरस। गाम्बूजिया इज द लार्ज जीनस ऑफ द फिश इन द फैमिली ऑफ
पोएसिलिडाइड फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि रिलीज करता है गैम्बुसिया इनटू द पॉन्ड्स एंड विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो। गैम्बुसिया इज नोन एज द कंट्रोलिंग मॉस्किटोस पॉपुलेशन और द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। मॉस्किटो कंट्रोल करेगा तो मॉस्किटो से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गैम्बुसिया जो फिश है उसको जो है कल्टीवेट किया जाता है पॉन्ड में, लेको में। गैम्बुसिया सी जो फिश होता है उसका जो लेंथ होता है 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। हु ईट द मॉस्किटोस लार्वा एंड एग। इसका फूड जो होता है मॉस्किटो लार्वा और एग होते हैं, विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। फिर द रिलीज ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द पॉन्ड्स और वेल्स हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग ऑफ द मॉस्किटो। तो अभी हमने पढ़ा कि गैम्बुसिया फिश जो होता है वो डेंगू और मलेरिया के जो मॉस्किटोस वगैरह हैं उनके लार्वा और एग्स को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज से हमको मिलती है। समझा जाए इसको तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि बॉडी में कोई पैथोजन वगैरह अटैक करते हैं हमको, तो उसको फाइट करने के लिए, उस बीमारी से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जो है ट्रिगर होता है, जनरेट होता है एक्टिवली। ये किस लिए होता है कि हमारे बॉडी जो है उस बीमारी से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज जनरेट करती है। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है एक रिजल्ट होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। ये एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। आर द प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन फ्रॉम द पैथोजन। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। ये एंटीबॉडीज जो है ये प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड द बी लिम्फोसाइट्स। बीटा सेल जो होता है WBC के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू जो है हमारे बॉडी से एंटीबॉडीज जनरेट। फिर जो है कंसीडर द फॉलोइंग एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। 2003 का ये कुछ मतलब जो है पॉलिसी था। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था। एंड द स्टेट विच आर करेक्टली स्टेटेड विद द हेल्प ऑफ कोट्स गिवन बिलो। तो ये जो है साइंस एंड न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 के आधार पे जो है क्या ऑब्जेक्टिव उसके थे। तो इसमें दिया है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फिजिकल एंड नॉलेज रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर द मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल हजार्डस, मैनेजमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये चारों सही हैं। इवन अप टू अगर ये जनरल पर्सपेक्टिव से ये मैं क्वेश्चन अगर पूछूँ आपको तो न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 नहीं 2023 में भी आएगी, 2033 में भी आएगी, 2033 कभी फ्यूचर में भी आएगी, प्रेजेंट में भी आएगी कोई पॉलिसी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी का पहला नियम तो यही होगा कि भाई जो हमारा एग्जिस्टिंग फिजिकल और नॉलेज रिसोर्सेज है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। तो ये तो पॉलिसी का पहला बेंचमार्क होगा ही होगा, पहला ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। दूसरा जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, फिर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर द मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही मैनेज करना। ये सब चीज़ें जो है किसी भी साइंस टेक्नोलॉजी का जो है पार्ट। फिर द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज बैन ऑन द सेल ऑफ द टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। तो सबसे पहली कंट्री जो है भूटान। देखिए भूटान का अगर पर कैपिटा इनकम को अगर छोड़ दिया जाए, अगर मतलब GDP वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए और जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए, तो ये सब चीज़ों में भूटान जो है पूरे वर्ल्ड के देशों में, चाहे हैप्पीनेस को देखा जाए, इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से हैप्पीनेस को देखा जाए, तो भूटान जो है एक लीडिंग नेशन के रूप में हमको दिखता है। तो भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द बैन ऑन द सेल ऑफ द टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट इन December 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स में बी सूटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। तो कौन सा प्लैनेट जो है लाइफ के को मतलब जो है स्पेंड करने के लिए, एक नया लाइफ शुरुआत करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए सूटेबल है। तो इसमें दिया है वो मार्स, मरकरी। देखिए सबसे अगर प्रोमिनेंट होता है तो जनरली अगर हमारे अर्थ की सिमिलरिटी में अगर देखा जाए तो मार्स ही आ जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव वीनस और जुपिटर। तो जैसे वीनस भी सिमिलरिटी में आता है, लेकिन वीनस क्या है कि टू मच हॉट होता है। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है तो वीनस ही है। इवन मरकरी से भी ज़्यादा गर्म, जैसे मरकरी जो है सन के सबसे नज़दीक पाया जाता है, सन से सबसे नज़दीक जो है मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस आता है। लेकिन अगर हॉटनेस के देखा जाए तो वीनस जो है वो मरकरी से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा क्लाउड्स और ग्रीन हाउस गैसेस हैं कि जो सन का रेडिएशन है ये इतना हीटअप कर देता है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, कि वीनस बिल्कुल सूटेबल नहीं हो पाता है। तो सिमिलरिटी के अर्थ के हिसाब से जो है मार्स जो है सबसे सूटेबल जो है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे दिखता है। डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज ए। तो नेचुरल सिस्टम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है इसके डेवलपमेंट को, तो सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। तो क्या है डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल सिस्टम क्या है कि सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, जिसमें नेचुरल सिस्टम रेगुलेट्स द नेचुरल फंक्शंस। सो द डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सेल्फ सस्टेन प्रोसेस ऑफ द सिस्टम।
Scientists of the Chandrasekhar Azad University of the Agriculture and Technology have developed a substance that can reduce the percentage of flower dropping in the pulses so as to enhance the pulse production। तो पल्स के जो फ्लावर वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं उसको रिड्यूस करके पल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा जो है कुछ डेवलपमेंट किया गया था। वो क्या चीज़ है देखा जाए तो एन इंसेक्टिसाइड्स कॉल्ड टीवा, एन फर्टिलाइजर कॉल्ड टीवा, न्यूट्रेंट मिक्सचर टीवा और ग्रोथ हार्मोन टीवा। तो टीवा से संबंधित जो है ये एक्चुअल में जो है डेवलपमेंट था जिसमें जो है पल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात। तो टीवा का फुल फॉर्म क्या हुआ, टोटल इंटरवेनियस एनेस्थीसिया। तो ये टोटल इंटरवेनियस एनेस्थीसिया के रूप में जाना जाता था। तो इसके आधार पे ये कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसमें स्टार मार्क। द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड। तो जस्टिफाइड बिलीफ को क्या बोला जा सकता है, तो नॉलेज। वैसे हमारे पास कोई बिलीफ है और उसको हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो ये वो नॉलेज। तो ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड द नॉलेज। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ द नॉलेज। तो नॉलेज को एनालिसिस करने के 3 ट्रेडिशनल मेथड हैं जिसमें है कि दिस अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर द नॉलेज। ट्रिपार्टाइट एनालिसिस जो है अब नॉलेज इज ऑफन एब्रिविएटेड एज ए JTB एनालिसिस। तो नॉलेज को अगर वेरीफाई करना हो तो क्या एनालिसिस है, JTB एनालिसिस है, जिसमें एक है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। मच ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर ऑफ द एनालिसिस ऑफ द नॉलेज बुक द JTB एनालिसिस इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो JTB एनालिसिस क्या है कि मतलब जो है जस्ट ट्रू बिलीफ को हम बोल सकते हैं कि नॉलेज को वेरीफाई करने का एक तरीके से तरीका है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट टू द प्रैक्टिकल आइडिया। तो साइंटिस्ट जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो प्रैक्टिकल आइडिया पे अपने आइडियाज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रैक्टिकल आइडिया पे ही एक तरीके से लेबोरेटरी पे रिसर्च के थ्रू जो है उसको प्रूफ के रूप में दिखाया भी जा सकता है। ऑनेस्टी इज ए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द साइंस। तो ऑनेस्टी एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साइंस के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसमें क्या चीज़ जो है करेक्ट है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम द स्कूल इज कॉल्ड। तो स्कूल से मिलने वाले नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, तो सिमेंटिक मेमोरी बोला जाता है। स्कूल से मिलने वाले नॉलेज को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक मेमोरी। अब इसको समझा जाए क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि UPPCS का जो एग्जामिनेशन है उसमें जब हम CSET देखते हैं तो CSET में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के निकल करके आते हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी कंटेंस ऑल द जनरल नॉलेज अबाउट आवर वर्ल्ड दैट वी एक्यूमुलेटेड थ्रू अवर द लाइफ। तो अपने लाइफ के प्रोसेस को स्पेंड करते हुए जो हम जनरल नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको हम सिमेंटिक मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। जनरल नॉलेज जैसे कि फैक्ट्स, आइडियाज, मीनिंग एंड द कंसेप्ट रिलेटेड टू अवर वर्ल्ड आर स्टोर्ड इन द सिमेंटिक मेमोरी। It is subset of the long-term memory, so the knowledge we gain from the school is included in the semantic memory. Mental activity that goes on in the brain when a person is processing a information is called। तो mental activity जो कि हमारे ब्रेन में जाता है जब हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो हमारे ब्रेन में जाने वाली जो मेंटल एक्टिविटी उसको हम बोलते हैं थिंकिंग। हम कुछ सोचते हैं तो थिंकिंग। एक्चुअल में ये क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के हैं, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये PCS के CSET एग्जाम में, UP पब्लिक सर्विस कमीशन के CSET एग्जाम में ये डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो है हमारा ये मिसलेनियस टॉपिक भी था जिसको हमने अपने इस डिस्कशन में कंप्लीट किया। आई होप ये पूरा डिस्कशन, ये सीरीज जो है जनरल साइंस में हमने फिजिक्स को कवर किया, केमिस्ट्री कवर किया, बायोलॉजी भी पूरा अपडेटेड किया हमने। ये अच्छा लगा होगा आपको, कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में भी आपको हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।